Good evening, all. Welcome you to today's sessions, Bharat in Amrit Kal. I welcome you all on behalf of the NJ family. My name is Devang Kukadia. I am a regional manager from Mumbai. Uh, today's topic is very interesting. That's Bharat in Amrit Kal. Amrit Kal word जो है that's related to a Vedic astrology. अमृत काल एक ऐसा बहुत ज्यादा होती है जिसको हम शुभ मुहूर्त भी कहते हैं. तो ये अमृत काल का इन्वेस्टमेंट के साथ क्या संबंध है, अमृत काल का हमारी अर्थव्यवस्था के साथ क्या संबंध है और अर्थव्यवस्था में अमृत काल कब आता है, अमृत काल के इस दौर में इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे करें, कैसे करें. तो ये सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ है मिस्टर कृष्णन शर्मा जी. मिस्टर कृष्णन शर्मा इज अ ट्रेनर बाय प्रोफेशन. he has worked with the mutual fund industry for more than 29 years, जिसमें से 15 साल उन्होंने HDFC म्यूचुअल फंड के साथ काम किया हुआ है. Till date, he has done more than 2,500 investment seminars across the India and the globe. By qualification, he is a graduate in economics and he has done his post graduations in management accounting. हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट बिहेवियर के बारे में भी बहुत सुना हुआ है. सो इन्वेस्टमेंट बिहेवियर को भी इंट्रोड्यूस करने वाले वो एक इज वन ऑफ दिस ट्रेनर. So friends, without taking much of your time, let's begin the journey of learning. Please join me in welcoming Mr. Krishnan Sharma ji. And during the sessions, if you have any questions, please post the questions in the chat box. We will try to address them. And so I take a pause here and request sir to take over the sessions. Sir, over to you. Thank you, Devang Sahab. Thank you, NJ Well, for this wonderful opportunity. Thank you all friends who have joined in this wonderful evening. Devang ji, just wanted to understand language क्या रखूं sir? We can use the mix of hybrid. We can use English and Hindi. होता है वो एक लैंग्वेज तो आसानी से बोल सकता हूँ. एनीवेज, बहुत बहुत शुक्रिया देवांग जी, एनजे का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे ये मौका प्रदान किया कि आज अपने सबसे प्रिय विषय निवेश के बारे में आप सभी लोगों से मैं बात कर सकता हूँ. आप सभी का स्वागत, एहतराम, अभिनंदन. मैं हालांकि वेबिनार में एक दिक्कत पाता हूँ और दिक्कत ये है कि यहाँ टू वे कम्युनिकेशन बेहद मुश्किल होता है. ये मोनोलॉग बनकर रह जाता है, ये डायलॉग का संवाद का रूप नहीं लेता है, and it becomes very difficult to talk investments. We all know that investment is not a science. None of us know what is right here and what is wrong here. We don't debate investments keeping a view what is right and what is wrong. Investments always need to find out what is appropriate. Then what's the problem? तो इसमें दिक्कत क्या है दोस्तों? इसमें दिक्कत ये है कि आपके लिए जो अप्रोप्रिएट है, आपके लिए जो उपयुक्त है, हो सकता है वो दूसरे के लिए ना हो. जो निवेश का प्रश्न पत्र है वो जिंदगी के प्रश्न पत्र के जैसा है. आपको जो क्वेश्चन मिला है, आपका जो प्रश्न पत्र है, आपकी जो चुनौती है वो आपकी है, वो दुनिया में किसी और दूसरे की नहीं है. तो दूसरे के उत्तर को, दूसरे के आंसर को यू कैन नॉट कॉपी, एंड व्हेन यू कैन नॉट कॉपी अदर्स यू हैव टू फाइंड योर ओन आंसर्स, एंड दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ इन्वेस्टिंग. सो मैं, जैसा कि देवांग जी ने कहा कि इन्वेस्टमेंट्स में बिहेवियर बीट्स ब्रेन. दोस्तों, यहाँ पर सहज ज्ञान की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत नहीं है. और सहज ज्ञान को बुद्धि कहा जाता है और ज्ञान अलग चीज होती है. अगर आप हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान की परंपरा में जब आप ज्ञानार्थी होते हैं, जब आप ज्ञान की आराधना करते हैं, ज्ञान को चाहते हैं, तो आप माता सरस्वती के शरण में जाते हैं. पर जब आप बुद्धि चाहते हैं तब आप गजानन गणेश जी के शरण में जाते हैं. तो हमें समझना होगा कि निवेश में हमें किस चीज का ज्यादा इस्तेमाल करना है. तो न केवल मैं आज के विषय के बारे में बात करूंगा, आज का विषय बेहद गंभीर विषय है कि किस तरह से हम वेल्थ क्रिएट करें और आने वाले इस हिंदुस्तान के अंदर हमारे सामने क्या अवसर हैं जिसे अमृत काल कहा जाता है. मैं एक प्रेजेंटेशन को शेयर करना चाहता हूं, इसके जरिए आप लोगों से बात करूंगा. जसवंत जी, कैन वी अनहाइड दैट प्रेजेंटेशन? I shared it on my screen. Is it visible to everyone now? Yes, Sharma ji, it is visible. You can continue. That's great. So the topic I'm going to focus on today is Bharat Ka Amrit Kal, and what to do as an investor, how we can use this opportunity to create wealth for ourselves. सर्वप्रथम सबसे पहले, जिंदगी में आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो बेहद धनी हैं, उनके पास बहुत पैसा है, पर वो उतने खुश नहीं हैं जितना कि होना चाहिए.
मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि पैसे से आप आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते। पैसा सिर्फ आपको परेशानियों से बचाता है, पैसा सिर्फ दुखों को भगाता है। अगर आपको खुशियाँ चाहिए तो जीवन में आज़ादी चाहिए। जी हाँ, निवेश की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है, निवेश न केवल आपके लिए धन का निर्माण करता है, पर समय की भी बचत करता है। निवेश पैसा बनाना है दोस्तों, निवेश पैसा कमाना नहीं है। इस बात को सदैव याद रखिएगा। जब आप पैसा कमाते हैं ना दोस्तों, तब अपना समय दूसरों को देते हैं और समय, हम सभी इस बात को स्वीकार करेंगे, पैसे से ज़्यादा कीमती है। तो जब आप पैसा कमाते हैं, चाहे आप दुकानदारी करते हो, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे अपना प्रोफ़ेशन करते हो, जब भी आप कमाने की कोशिश करते हैं, तो आप विक्रेता बनते हैं और आपके पास पैसा जो आता है, वो क्रेता आपको देता है। इस ट्रांज़ैक्शन में, सौदे में होता क्या है, आप अपना कीमती समय दूसरे की ज़रूरतों के लिए खर्च करते हैं और एवज़ में पैसा लेते हैं। ये सौदा बहुत महँगा है दोस्तों। आप कीमती चीज़ समय देते हैं और सस्ती चीज़ पैसा लेते हैं। बस यही दुविधा है पैसा कमाने में। ज़िंदगी में अगर आनंद चाहिए तो आज़ादी चाहिए और आज़ादी का मतलब है आपका समय आप स्वयं पर खर्च करते हैं और आपको 2 शब्दों की ताकत मिलती है जिसको आप मेरी मर्ज़ी कहते हैं। और मेरी मर्ज़ी आप प्राप्त करते हैं जब आप फाइनेंशियली फ्री होते हैं। और आप फाइनेंशियली फ्री कब होते हैं? जब आप पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, मतलब आप कमाते नहीं हैं। जब पैसा आपके लिए काम करता है, मतलब आप पैसा बनाते हैं। समय रहा तो विस्तार से इसके बारे में बात करूँगा। तो निवेश हमें मुक्त करता है, निवेश हमें आज़ाद करता है और जीवन को भरपूर परमानेंट आनंद से भरता है। वो कांस्टेंट स्टेट ऑफ डिलाइट जीवन के अंदर लेके आता है। बस यही भारत के अमृतकाल का महत्व है दोस्तों। अगर आप निवेशक बनना चाहते हैं, निवेश के ज़रिए वेल्थ बनाना चाहते हैं, अंग्रेज़ी में जो वेल्थ शब्द है ना दोस्तों, डिक्शनरी में अगर जाएँगे, इस शब्द का मतलब होता है एब्यूडेंस। एब्यूडेंस मतलब इस जिस चीज़ की कमी ना हो। जब आपको धन की कमी नहीं होती है, तब आप वेल्दी होते हैं। तो इस वेल्थ का निर्माण, एब्यूडेंस में मनी का निर्माण, पैसे का निर्माण क्या निवेश से संभव है? जी हाँ, न केवल संभव है, पर यहाँ जिस तेज़ी से धन बनता है और किसी क्षेत्र में नहीं बनता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं पहले आपसे भारत के अमृतकाल की बात करूँगा, क्योंकि भारत का अमृतकाल आपको ज़बरदस्त अवसर प्रदान करता है। इट इज़ एन एरा ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉर्च्युनिटीज़ फ्रेंड। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि अमृतकाल कहाँ कैसे गया है। हमारे यहाँ पर परंपराओं में, वेदों में इसका वर्णन है। अमृतकाल एक वो अवधारणा है जहाँ पूरी दुनिया में तमाम लोगों को, चाहे वो लोग हों, चाहे वो देव हों, चाहे वो दैत्य हों, चाहे वो किन्नर हों, चाहे वो सेलेस्टियल बॉडीज हो, जो भी दुनिया में हो, हर एक को एक ऐसा अवसर प्रदान करता है, एक ऐसा अवसर सुलभ करता है जहाँ उनके हर प्रयास अनुकूल रिजल्ट लेके आते हैं। इट स्टैंड एज ए pivotal period during which most endeavors are propitious movement and can give you desired result। तो आपकी जो डिजायर रिजल्ट मिलने की संभावना है वो जबरदस्त तरीके से बढ़ जाती है। ये वो समय होता है जब आप जीवन में सर्वाधिक ऐश्वर्य और वैभव को प्राप्त करते हैं। अमृतकाल का तरीका क्या है दोस्तों? हमने अभी अभी दशहरा से हम निकल कर आए हैं और दिवाली की प्रतीक्षा में हैं। ये त्योहारों का समय है। दशहरा के दिन हमने दशानन रावण का दहन किया था और आज की संध्या में मुझे रावण याद आता है। और भारत का अमृतकाल को समझने का ये बहुत बेहद रुचिकर प्रसंग है या एक एनालॉजी है दोस्तों। रावण पिता के रूप में एक ऐसा पुत्र चाहता था जो उससे भी ज्यादा परिक्रामी हो। कोई आश्चर्य की बात नहीं, हर पिता यही चाहता है। रावण भी यही चाहता था कि उसका पुत्र उससे ज्यादा पराक्रमी हो। उसने अपने राज ज्योतिषी से सलाह मांगी, क्या ऐसा संभव है? मैं क्या करूं कि मेरा बेटा मेरे से भी ज्यादा महापराक्रमी होके इस दुनिया में जन्म ले? तो ज्योतिष कहता है कि उसके जन्म के समय अगर ग्रह नक्षत्रों की अनुकूल स्थितियां रही तो आप जरूर ऐसे पुत्र को पा सकते हैं। बस फिर क्या था, रावण ने एक जबरदस्त काम किया, जबरदस्ती की, बलात् ये काम किया। नहीं करना चाहिए, पर वो अहंकारी था, शक्तिशाली था, उसने ये काम किया। उसने नवग्रहों को बंदी बना लिया और प्रत्येक नवग्रहों को ज्योतिषाचार्य, वो स्वयं ज्योतिषाचार्य था और उनके ज्योतिष के सुझाव पर प्रत्येक नवग्रह को मेघनाद के समय ऐसे समय स्थापित किया, ऐसे स्थान पे स्थापित किया कि मेघनाद एक महाप्रक्रमी योद्धा हुआ। पर वो अल्पायु था, क्योंकि आखिरी क्षण में जब वो पैदा हो रहा था, शनि ने अपनी स्थिति बदल दी। जो रावण ने किया वो जबरदस्ती था दोस्तों।
और मैं ये प्रसंग आपको क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि मैं आपको अमृतकाल का महत्व समझाना चाहता हूं। अमृतकाल वो काल होता है ज्योतिष के अंदर जहां सारे ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल होते हैं। हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट, हिंदुस्तान का आर्थिक वृद्धि, हिंदुस्तान का इकोनॉमिक ग्रोथ और हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ को अगर आप ध्यान में रखते हैं, इस वक्त दुनिया के पटल पर जो घट रहा है, चाहे वो विदेशों में घट रहा है, चाहे वो हिंदुस्तान में घट रहा है, वो हिंदुस्तान के लिए अनुकूल है दोस्तों। हिंदुस्तान के अंदर इकोनॉमी में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के बाहर इकोनॉमी में क्या हो रहा है, इसके बारे में मैं पहले आपसे विस्तार से बात करूंगा और तत्पश्चात में आपसे ये बात करूंगा कि इस अमृतकाल में हम किस तरह से निवेश करें कि हम अपने जो भी हमारे सपने हैं, जिस तरह का धर्म निर्माण हम करना चाहते हैं, उसमें वो कैसे सहायक सिद्ध हो सकता है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ एक ऐसी अवस्था है दोस्तों, जहां पर हमारा उपभोग लगातार बढ़ता है। उपभोग का मतलब मांग होता है। इकोनॉमिक्स मांग किसे कहती है? मेरी इच्छा है कि मैं चांद तोड़ के लाऊं, ये मांग नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं चांद को तोड़ने की क्षमता नहीं रखता हूं। चांद मुझे नजर तो आता है, पर मैं चांद को तोड़ नहीं सकता हूं, मेरे में क्षमता नहीं है। तो मांग किसे कहते हैं? मांग उसे कहते हैं जब तीन चीजें एक साथ आती हैं। पहला, आप किसी चीज को चाहते हैं। दूसरा, वो चीज उपलब्ध है। तीसरा, उस चीज को पाने की आप क्षमता रखते हैं। तो चांद उपलब्ध है, मुझे चांद को पाने की इच्छा भी है, पर मैं चांद को ला नहीं सकता, मुझ में क्षमता नहीं है। मांग तभी होती है जब आप में क्षमता होती है। तो उपभोग वही होता है जिसको आप कर सकें। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है दोस्तों? इकोनॉमिक ग्रोथ में एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है कि आप जो भी उपभोग करने की इच्छा रखते हैं, उसकी क्षमता को पाते हैं, और जब उसकी क्षमता को पाते हैं तो उसका निर्माण करते हैं, और जब उसका निर्माण करते हैं तो उपभोग और निर्माण दोनों ही होते हैं। क्रेता और विक्रेता का मिलन होता है, सौदा होता है, और सौदे से वेल्थ क्रिएट होता है। गौर कीजिएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब यह है कि आपके खर्चे बढ़ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे कहता हूं कि ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये होती कैसे है, इसके होने के कारण क्या हैं? इसके होने के दो कारण हैं दोस्तों। एक तो शाश्वत कारण, जिनको आप स्ट्रक्चरल फैक्टर्स कहते हैं। एक साइक्लिकल कारण, जिनको आप चक्रीय फैक्टर्स कहते हैं। किसी भी देश को लगातार दीर्घावधि तक अगर इकोनॉमिक ग्रोथ में जाना है, अमृतकाल में प्रवेश करना है, ऐश्वर्य और वैभव को पाना है, उतार चढ़ाव कम से कम होनी चाहिए। एक ही दिशा में इकोनॉमी को जाना चाहिए, और ये तभी संभव है जब उस इकोनॉमी के पास स्ट्रक्चरल फैक्टर्स होते हैं। सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चरल फैक्टर होता है वो आपकी आबादी है। आपकी आबादी में डेमोग्राफिक डिविडेंड होना चाहिए। एक ऐसी आबादी होनी चाहिए जहां बच्चे ज्यादा हैं और वृद्ध कम है। अगर आपके पास ऐसी इकोनॉमी नहीं है तो आपकी ग्रोथ धाराशायी हो जाएगी। ध्यान से जापान की तरफ देखिए, ध्यान से पिक्स कंट्रीज की तरफ देखिए, ग्रीस की तरफ देखिए, स्पेन की तरफ देखिए, पोर्चुगल की तरफ देखिए, लग्जमबर्ग की तरफ देखिए, इटली की तरफ देखिए। आप पाएंगे कि इन तमाम देशों की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, हर बात अच्छी होने के बाद भी, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स होने के बाद भी, अत्यधिक धन होने के बाद भी, इनके बढ़ने की गति थम सी गई है, क्योंकि इन राष्ट्रों में बच्चों की संख्या लगातार कम हो रही है और वृद्धजनों की संख्या बढ़ रही है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ध्यान से इस बात को समझिएगा। जेएम केन्स दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने जब विध्वंस हुआ द्वितीय विश्व युद्ध का 1945 में, उसके बाद तमाम दुनिया के राष्ट्रपतियों को, जो इस बात के लिए चिंतित थे कि उनके देश को दोबारा इकोनॉमिक रिफॉर्म की या इकोनॉमिक ग्रोथ की धुरी पर कैसे लेके आए, तो ब्रिटेन वुड्स में एक सम्मेलन हुआ और वहां उन्हें समझाया कि अगर आप अपने देश को पुनः आर्थिक वृद्धि की तरफ लाना चाहते हैं तो आपको अपने देश में उपभोग बढ़ाना होगा, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना होगा। बस यही एग्रीगेट डिमांड वो धुरी है जिस पर आर्थिक वृद्धि निर्भर करती है, और ये तभी संभव है जब आपके देश में जो बर्थ रेट है वो 2.1 के आसपास हो। इस वक्त हिंदुस्तान की जो बर्थ रेट है वो 2.1 के आसपास होती है। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? गौर से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा दोस्तों इसलिए होता है कि जब बच्चा पैदा होता है वो अपने माता पिता के लिए खर्चा लाता है, आमदनी नहीं। बस यही भेद है इकोनॉमिक्स का, यही वो रहस्य है इकोनॉमिक्स का जो हमें समझाता है इकोनॉमिक ग्रोथ कब होती है। पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ तब होती है जब आपके घर में खर्चा बढ़ता है, और दूसरा रहस्य यह है इकोनॉमिक ग्रोथ तब होती है कि जिस चीज को आप खरीदना चाहते हैं उस चीज को बनाने की आपकी क्षमता बढ़ती है।
अब गौर से देखिए, इस वक्त हिंदुस्तान इस मधुर दौर से गुजर रहा है जहां पर हिंदुस्तान के लोगों के खर्चे भी बढ़ रहे हैं और उन खर्चों को पाने के लिए जो बाजार में चीजें बन रही है उनको बनाने की क्षमता भी बढ़ रही है। बस इकोनॉमिक्स मुकम्मल हो जाती है दोस्तों, तो आपके पास एक ऐसी डेमोग्राफी होनी चाहिए जहां पर युवा होना चाहिए। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे पुराना देश है, पर हिंदुस्तान दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारी जो सर्वाधिक आबादी है, हमारी जो मीडियन एज है, वो 30 साल से भी कम है, 27-28 साल के आसपास है। ये जो ह्यूमन रिसोर्स हिंदुस्तान के पास है ना दोस्तों, ये दुनिया में किसी के पास नहीं है। एक उदाहरण देता हूँ और आसानी से बात आपको समझ में आएगी। 1958 में मेरे पिता ने काम करना शुरू किया था। उस वक्त उनके 5 भाई-बहन उन पर निर्भर थे, उनके माता-पिता उन पर निर्भर थे। तो 1958-60 के आसपास मेरे घर के हालात क्या थे कि कमाने वाला एक था और खाने वाले 7 थे। बताइए कैसे चलेगी दुनिया? उसके बाद दशक आया 90 का, जब मैंने कमाना शुरू किया। मेरे पिता के भाई-बहन शादी करके अपने घर चले गए थे। हमारा परिवार छोटा हो गया। हमारे परिवार में 5 लोग थे। हम 5 लोग साथ में रहते थे। लेकिन इन 5 लोगों में मेरे पिता भी काम करते थे, मैं भी काम करता था। खाने वाले 5 कम हो गए, कमाने वाले बढ़ गए 2। देखिए कितनी खूबसूरत बात हुई। उसके बाद समय गुज़रा, मेरी शादी हुई, मेरी पत्नी भी काम करती है। अब हमारे घर में 6 लोग हो गए, खाने वाले 6 थे पर कमाने वाले 3 थे। आप देखिए कमाने वालों की संख्या बढ़ रही है। समय गुज़रा, मेरे माता-पिता का देहांत हो गया। हम 6 से 4 में आ गए, लेकिन बच्चे भी तो बड़े हुए। मेरे बड़े बच्चे ने कमाना शुरू किया। अब मेरे घर में हम 4 सदस्य हैं, लेकिन 3 कमाते हैं। बहुत जल्द चौथा या छोटा बच्चा भी कमाना शुरू करेगा। पहली बार इतिहास में मेरे परिवार में वो क्षण आएगा जब परिवार में 4 सदस्य होंगे और चारों कमा रहे होंगे। खूबसूरत चीज़ देख रहे हैं, हिंदुस्तान अकेला देश है दुनिया में 10 बड़े देशों में, पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, लार्जेस्ट 10 इकोनॉमीज़ ऑफ द वर्ल्ड, हिंदुस्तान अकेला देश है जहाँ पर ये समीकरण बना है कि यहाँ पर काम करने वाले लोग बढ़ रहे हैं और निर्भर लोग कम हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा कारण है कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ आगे बढ़ रही है। दूसरा, आपके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होने चाहिए, तभी आपके पास मैन्युफैक्चरिंग की ताकत आती है। सरकार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ध्यान दे रही है, सरकार इस तरफ मार्केट रिफॉर्म्स कर रही है, सरकार ने टैक्स कम किया है, सरकार ने विदेश से आने वाले व्यवसायियों को कम कर देकर आकर्षित किया है कि वह हिंदुस्तान में आके निर्माण करें। तो ध्यान से समझिएगा इस वक्त हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। सरकार उस तरह के रिफॉर्म्स लेके आ रही है, उस तरह की वातावरण को निर्मित कर रही है जहां पर हमारी मांग भी बढ़ रही है, तो सामने हमारे निर्माण करने की क्षमता भी बढ़ रही है। और ध्यान से देखें, आप आगे तभी बढ़ते हैं जब आगे बढ़ने की ज़रूरत हो। हिंदुस्तान के पास पर्याप्त सड़कें नहीं हैं, हिंदुस्तान के पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हिंदुस्तान के पास पर्याप्त एयरपोर्ट, पोर्ट्स, रेलवे कनेक्टिविटीज़ नहीं है। हमारे पास अपार क्षमता है इनको पाने की। तो जिस तेज़ी से हिंदुस्तान में इनके अंदर वृद्धि हो रही है, दुनिया के और मुल्कों में नहीं हो रही है। इसको स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स हैं, ये यूरोप में खत्म हो चुके हैं, जापान में खत्म हो चुके हैं, चीन में चरमरा रहे हैं। आपने चीन में घोस्ट सिटीज के बारे में सुना होगा। मैं चीन के आपसे विस्तार से बात करूंगा कि चीन की समस्या क्या है, और चीन की समस्या को समझने से आपको समझ में आएगा कि ये भारत का अमृतकाल क्यों है। मैंने आपसे कहा था कि रावण ने जिस तरह से अनुकूल ग्रह नक्षत्रों को स्थापित किया, हिंदुस्तान के ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल स्थापित हो रहे हैं, शनि शनि और बेहतर हो रहे हैं। इसी बात को तो हम समझने की कोशिश करेंगे, तभी हमें अमृतकाल दोस्तों समझ में आएगा। अद्भुत बात आपको बताना चाहता हूं, पिछले 20 सालों से ये जो स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स हैं, ये धनी देशों में नदारद है, इसलिए उनको साइक्लिकल फैक्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और साइक्लिकल फैक्टर्स में सबसे ज्यादा मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ये 3 चीजें प्रभावित करती हैं, पर ये तीनों ही चीजें यूरोप में खत्म सी हो रही हैं। मैंने कहीं पढ़ा था, यूके के अंदर पिछले साल यूक्रेन युद्ध के बाद इतनी महंगाई बढ़ी कि 1/3 यूके के सिटीजन शाम का खाना नहीं खा रहे थे, क्योंकि भोजन इतना महंगा हो गया था। 9-10% का इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। वहां पर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस हिस्टोरिकली लो पर है। वो और ज्यादा टैक्स नहीं लगा सकते हैं, सरकार अपनी आमदनी नहीं बढ़ा सकती है। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि वो ब्याज दरों को कम भी नहीं कर सकते हैं। पिछले 20 साल तक जो इकोनॉमिक वृद्धि की, ये इन्हीं पॉलिसीज के सहारे की। ये पॉलिसीज अब सैचुरेट कर गई हैं, वो उनका दोहन नहीं कर पा रहे हैं। जब तक वहां पर स्ट्रक्चरल फैक्टर्स नहीं बदलेंगे, यूरोप एक लंबी सुप्तावस्था में चला गया है, एक लंबी गहरी खाई की तरफ वो अग्रसर है।
तो इंटरेस्टिंग चीज हमें जो समझनी है ना दोस्तों, वो ये है कि वर्ल्ड बैंक भी इस वक्त ये कहता है कि इंडिया इज बेटर पोजीशन टू नेविगेट ग्लोबल हेडविंड्स। ये रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की दिसंबर 2022 में। मेरी आपसे गुजारिश है, निवेदन, इस रिपोर्ट को जरूर देखिएगा। एक हिंदुस्तानी के रूप में आप गर्व करेंगे जो वर्ल्ड बैंक ने कहा है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि हिंदुस्तान अकेला देश है जो इस वक्त चुनौतीपूर्ण विश्व के आर्थिक पटल पे अपने आप को बचा के रखता है, और वो इस कारण को बताता है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ ज्यादा क्यों होगी। तो बहुत जल्द से मैं हिंदुस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ की वृद्धि दर आपको बताना चाहता हूं। इस बात को हम बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, और हम केवल ये नहीं समझेंगे कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान के बाद विश्व में क्या हो रहा है। क्योंकि इकोनॉमिक्स में एक प्रतिस्पर्धा है दोस्तों। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि बाहर क्या हो रहा है, तब तक हम इस बात का महत्व कभी नहीं समझ सकते कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। गौर से देखिएगा, ये हिंदुस्तान की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है। जीडीपी ग्रोथ का अक्सर हम 3 तरीके से देखते हैं। पहला, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, इसके अंदर हम वस्तुओं की कीमतों की परवाह नहीं करते हैं, महंगाई इसमें शामिल होती है, और हर साल हमने जितनी वस्तुओं का निर्माण किया है उसकी कीमत को जोड़ दिया जाता है और जीडीपी हमारे सामने आ जाती है। इसको हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम कितने उत्पादन हमने किया है, हमारे उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, उसका मूल्य क्या है। पर उत्पादन का मूल्य तो इस बात से भी बढ़ सकता है कि महंगाई बढ़ रही है तो उसमें से महंगाई हटा दी जाती है, उसको बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, या उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। और तीसरा तरीका होता है कि तमाम देशों की जीडीपी ग्रोथ रेट को आपस में आसानी से कंपेयर कर सकें, तो आप उसको यूएस डॉलर के रूप में उसके मूल्य को परिभाषित करते हैं। तो तीनों ही जीडीपी को हम समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि भारत का अमृतकाल आपको क्या तस्वीर पेश करता है। ये हिंदुस्तान की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है, ये नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है, इसमें महंगाई शामिल है, ये रियल जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं है। ध्यान से इस जीडीपी ग्रोथ रेट को देखिए। 2001 से 2023 लगातार आप देख रहे हैं बढ़ता हुआ है। इस दौर में, ये जो 20-22 साल का दौर है, इस दौर में जो हिंदुस्तान की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है ना दोस्तों, उसकी जो ग्रोथ रेट रही है वो 12.4% के आसपास रही है। तो हिंदुस्तान की जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो 12.4% है। इस 12% का दीर्घकालिक ग्रोथ रेट, हर साल की बात नहीं कर रहा हूँ, दीर्घकालिक ग्रोथ रेट जो रही है पिछले 22-25 सालों में, ये 12%, 12.25% के आसपास रही है। और आने वाली स्लाइड्स में मैं इसी 12% को इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि हमें इसका महत्व समझना है कि किस तरह से हमारे निवेश को प्रभावित करती है। तो आइए गौर से देखते हैं। यहां पर मैं बात कर रहा हूं आपसे हिंदुस्तान की यूएस डॉलर टर्म्स में जीडीपी ग्रोथ रेट। अगर आप ध्यान से देखें, 91 में जो हिंदुस्तान की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट रूपी टर्म्स में, रुपए में दर्ज की गई, रुपए में जो वैल्यू है वो 6,700 करोड़ रुपए थी, जो 2022 में बढ़ के 273,000 लाख करोड़ हो गई, जो करीब करीब 12-12.25% के आसपास में आती है। यूएसडी अगर आप ध्यान से देखते हैं, 1991 में डॉलर टर्म्स में हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट 275 मिलियन डॉलर के आसपास थी, जो 2022 खत्म होते हो 3400 यूएस डॉलर्स के आसपास हो गई, और जो कि 9% के आसपास ग्रोथ रेट आती है। तो हमारी जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 12.5% के आसपास है, और जो हमारी डॉलर टर्म्स में जीडीपी ग्रोथ रेट है वो करीब करीब 9% के आसपास है। इस तस्वीर पे मैं दोबारा आऊंगा, लेकिन बाद में आऊंगा, क्योंकि तब मैं आने वाले कल की बात करूंगा। अभी मैं आपसे गुजरे हुए कल की बात कर रहा हूं। ये तीसरी तस्वीर को देखिए, ये बड़ी खूबसूरत है। कहा जाता है कि जब जीडीपी बढ़ती है, इसका मतलब ये है कि आपकी आमदनी बढ़ रही है और आपके खर्चे बढ़ रहे हैं। बहुत गौर से इस बात को समझने की जरूरत है। जीडीपी में आप चाहे आमदनी को जोड़िए चाहे खर्चे को जोड़िए, बराबर होती है, क्योंकि जो आपकी आमदनी है वो किसी न किसी का खर्चा होता है। बहुत आसान करता हूं आपको ये समझने के लिए। अगर आपके खाते में पैसा आया है, जो आप कहते हैं कि आपकी इनकम है, आपका क्रेडिट है, तो गौर दीजिएगा, आपके खाते में जब भी पैसा आता है वो आने से पहले किसी के खाते से निकलता है। जब तक वो किसी दूसरे के खाते से निकलता नहीं है, आपके बैंक खाते में आता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी आपका क्रेडिट है वो दूसरे का डेबिट है, जो भी आपका उपभोग है वो आपका खर्चा है, लेकिन वो दूसरे की आमदनी है। आप दुकान से सामान खरीदते हैं तो खर्चा करते हैं, पर जो आप पैसा खर्च करते हैं वो व्यापारी की आमदनी है। तो हमने क्या देखा कि इकोनॉमी में चाहे आप खर्चा जोड़िए चाहे आमदनी जोड़िए, वो बराबर रहती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इकोनॉमिक्स में
जो खर्चा है वही आमदनी है। तो जब आपका खर्चा बढ़ता है तो व्यापारी की आमदनी बढ़ती है, और जब व्यापारी की आमदनी बढ़ती है तो उसका व्यापारी का रेवेन्यू बढ़ता है, और जब व्यापारी का रेवेन्यू बढ़ता है तो उसकी आमदनी बढ़ती है, और जब उसकी आमदनी बढ़ती है तो बाजार बढ़ता है। अब मैं आपको सबसे खूबसूरत बात हिंदुस्तान की बताऊंगा, बेहद संजीदगी के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा, और आपको गर्व होगा इस तस्वीर को देख के, जो तस्वीर आपके सामने है दोस्तों। मुझे नहीं मालूम किसी और दुनिया में ये रिश्ता है कि नहीं है, हिंदुस्तान में तो रिश्ता कायम है। क्या है ये रिश्ता? जितना हिंदुस्तान की जीडीपी बढ़ती है उतना ही दीर्घावधि में हिंदुस्तान का बाजार बढ़ता है। देखिए 2001 से लेकर 2022 के बीच में हिंदुस्तान की जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 12.25% के आसपास रही है, और हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट की ग्रोथ 13% के आसपास रही है। चाइना को देखिए, चाइना की ग्रोथ भी हमारी जैसी ही रही है। नॉमिनल की बात कर रहा हूँ, रियल की बात नहीं कर रहा हूँ। चाइना की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 12% के आसपास रही है पिछले 22 सालों में, लेकिन देखिए उसके स्टॉक मार्केट ग्रोथ 2% से भी कम है। इंग्लैंड की जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले 22 सालों के अंदर 4% के आसपास रही है, पर उसके बाजार ने पिछले 22 सालों में 1% का रिटर्न भी नहीं दिया है। फ्रांस की जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले 22 सालों के अंदर 0.3% रही है, पर उसकी जीडीपी, उसके स्टॉक मार्केट में ग्रोथ 0.5% भी नहीं रही है। सिर्फ यूएसए है जो हिंदुस्तान के बरक्स आपको नजर आता है कि हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट 4.25% रही है। यूएसए की, अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ रेट 4.25% रही है, पर स्टॉक मार्केट की ग्रोथ 5.5% के आसपास रही है। तो अगर मैं हिंदुस्तान और अमेरिका को छोड़ देता हूं तो किसी ऐसे देश के अंदर सहज रिश्ता आपको नजर नहीं आता है जीडीपी ग्रोथ रेट स्टॉक मार्केट के अंदर। हिंदुस्तान के निवेशकों को यह तस्वीर शक्ति देनी चाहिए। उनको इस बात का आश्वासन देता है हमारा बाजार कि आने वाले समय में हिंदुस्तान की जो बाजार में अगर आप निवेश करते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आप निवेश करते हैं, तो किस प्रकार का रिटर्न की आप अपेक्षा कर सकते हैं। अब ये तस्वीर देखिए, ये सबसे खूबसूरत तस्वीर है। ये गुजरे काल की बात थी दोस्तों, ये गुजरे काल की बात है, ये गुजरे काल की बात है, ये गुजरे काल की बात है। अब मैं आने वाले कल की बात कर रहा हूं, जो निवेशक के रूप में आपको सबसे प्रिय है, और ध्यान से इस बात को देखिएगा। मैं यहाँ पर तीनों जीडीपी ग्रोथ रेट्स आपको दिखा रहा हूँ। ये मैं आईएमएफ से लेके आया हूँ। ये आईएमएफ का एस्टिमेट है, ये आईएमएफ का कयास है आने वाले 5 सालों के लिए। 2028 तक आईएमएफ क्या कहता है? ब्राजील को, चाहे आप कांस्टेंट प्राइस मतलब रियल जीडीपी ग्रोथ रेट, चाहे आप करंट प्राइस का मतलब नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट, या आप डॉलर टर्म्स में आप देखिए, ब्राजील को आप ध्यान से देखिए, ब्राजील की जीडीपी ग्रोथ रेट 5% के आसपास रहने वाली है। कनाडा की जीडीपी ग्रोथ रेट 4.25% के आसपास रहने वाली है। आने वाले 5 सालों में सबसे बेहद इंपॉर्टेंट आपको गौर करना पड़ेगा, चाइना की जीडीपी ग्रोथ 5.5% के आसपास रहने वाली है। फ्रांस की जीडीपी ग्रोथ रेट 4%, ये नॉमिनल जीडीपी बता रहा हूं आपको, रियल नहीं है, नॉमिनल बता रहा हूं। फ्रांस की 4% के आसपास रहने वाली है। जर्मनी की 4.3% रहने वाली है। मैं नॉमिनल क्यों कहता हूं? क्योंकि आपका जो स्टॉक मार्केट बढ़ता है वो भी नॉमिनल टर्म्स में बढ़ता है। बहुत कम हम स्टॉक मार्केट्स को महंगाई हटा के देखते हैं। हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट को आप देखिए, 10.6%, 10.5 पौने 11% से बढ़ रही है। आप चाहे कांस्टेंट प्राइस पे लीजिए, आप कांस्टेंट प्राइस का मतलब रियल जीडीपी लीजिए, आप चाहे रियल जीडीपी ग्रोथ रेट लीजिए, आप चाहे नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट लीजिए, आप चाहे डॉलर टर्म्स में जीडीपी ग्रोथ रेट लीजिए, तीनों ही तरीके से आप देखिए, हिंदुस्तान की जितनी जीडीपी ग्रोथ रेट दुनिया के किसी देश की नहीं है। यही वो खूबसूरत बात है जो हिंदुस्तान को उस कक्ष में स्थापित करता है जहां पर आप गर्व से कह सकते हैं कि आने वाले सालों में हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ की वृद्धि दर होगी वो सर्वाधिक होगी। जब हम सर्वाधिक नहीं थे तब स्टॉक मार्केट ने रिटर्न दिया है दोस्तों, तो जब हम सर्वाधिक होंगे तो सोचिए स्टॉक मार्केट किस तरह का आपके सामने प्रदर्शन लेके आएगा। अब मैं ज्यादा खूबसूरत चीज आपको बताता हूं। मैं आपको यहां तो ये बता रहा था कि हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट ज्यादा है। अब मैं ज्यादा बेहतर चीज आपको बताता हूं। मानव के रूप में हमारी एक कमजोरी है। थोड़ा सा इस कमजोरी को समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप दीर्घावधि के इन्वेस्टर हैं तो एक बहुत मजेदार चीज है जो हमें समझने की जरूरत है। कल्पना करें कि आप नौकरी करते हैं, एक सेठ जी के यहाँ नौकरी करते हैं, आपकी 20,000 रुपये पगार है, और मंदी आती है, और मंदी आने पर सेठ जी को नुकसान होता है। सेठ जी आपको बुलाते हैं और सेठ जी आपसे कहते हैं कि उनको मंदी आने की वजह से, मुनाफा और रेवेन्यू कम होने की वजह से वो बाध्य हैं आपकी पगार को कम करने के लिए, और आपकी पगार को 20,000 से कम करके 18,000 रुपये कर देते हैं। अब क्या होगा? आप दुखी हो जाएंगे।
दोस्तों, मानव को ईश्वर ने ऐसा बनाया है, बहुत ध्यान से हम इस बात को समझेंगे, मानव को ईश्वर ने ऐसा समझाया है कि वो सदैव दुखी नहीं रह सकता, वो कभी दुखों की तलाश नहीं करता है, वो हमेशा सुख की तलाश करता है और ये प्रकृण वो कारण ढूंढ लेता है जिसको खुशी मिलती है। आप बहुत दुखी हैं कि आपकी पगार कम हो गई है, आप शांत घर में बैठे हैं किंतु दुखी है कि मेरी पगार कम हो गई है। इतने में कोई दरवाज़ा खटखटाता है, आप दरवाज़ा खोलते हैं, जो आपका साथी है, जो आपके साथ फैक्ट्री में काम करता है, वो आपसे मिलने आया है, बेहद उदास उसका चेहरा है और वो आपको सूचना देता है कि सेठ जी ने आज उसको बुलाया था और कहा कि मंदी आई है, हमारा रेवेन्यू कम हो गया है, मुनाफा घट रहा है, लॉस होने का अंदेशा है, मैं आपकी पगार कम कर रहा हूँ। उन्होंने मेरी पगार 20,000 से कम करके 17,000 कर दी है। अब उसकी पगार हो गई 3,000 रुपए से कम, आपकी पगार हुई 2,000 रुपए से कम। आप भले ही दुखी हैं, लेकिन शांत हो जाएँगे, अरे देखो इसका नुकसान मेरे से ज़्यादा है। बस ये शांति आने वाले समय में आपको बेहतर परिणाम दे सकती है। बाज़ार भी मानव से ही बनता है। ये जो स्टॉक बाज़ार है ना दोस्तों, इसमें सबसे बारीक बात जो हमें समझनी है, वो ये है कि स्टॉक बाज़ार कभी भी हमेशा दुखी रह ही नहीं सकता। किसी भी बुरी खबर से जब ये बाजार गिरता है, उसके बाद वो ये नहीं खोजता है कि और बुरी खबरें क्या आ रही है, वो ये खोजता है कि अच्छे वातावरण का निर्माण कब हो रहा है, अच्छी खबर कब आ रही है। बस यही अच्छी खबर मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपको कभी ये खबर आए कि हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट, ये कहा गया है कि 7% से जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगी, पर 7 से नहीं बढ़ के 6% बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो गई है, बाजार इस खबर को नेगेटिव लेगा, बाजार गिर जाएगा, लेकिन डरिएगा नहीं, निवेश को जारी रखिएगा क्योंकि बाजार आगे जाके खुश हो जाएगा। क्यों खुश हो जाएगा? ये कारण मैं आपको इस तस्वीर में दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। 1980 में 1980 में जो आप कॉलम देख रहे हैं, जो ग्रीन कॉलम है, ये है दुनिया की जीडीपी ग्रोथ रेट और ये जो ब्लू कॉलम है, ये है हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट। 1980 का जो दशक था, हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट दुनिया की जीडीपी ग्रोथ रेट से 2.37% ज्यादा थी। ये मत देखिए किसकी कितनी जीडीपी ग्रोथ रेट, ये मत देखिए आप कितने आगे थे। आप 1980 में 2.37% से आगे थे, 1990 के दशक में आप 2.64% से आगे थे, 2000 के दशक में आप 3% से आगे थे, 2010 के दशक में आप 3.25% से आगे थे। उसके बाद कोविड आया, कोविड में हिंदुस्तान जैसा लॉकडाउन कहीं नहीं था, हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट में गिरावट आई, तो आपका जो आउट परफॉर्मेंस है विस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो 3.25% हो गया। लेकिन आने वाले 5 सालों में 2023 से 2027 में दोस्तों ये 3.32% हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट के बीच में और दुनिया की जीडीपी ग्रोथ रेट के बीच में अंतर बढ़ रहा है। ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले समय में गुजरे काल के मुकाबले हिंदुस्तान की जीडीपी की जो परफॉर्मेंस है वो दुनिया के तमाम देशों के मुकाबले बेहतर होती चली जा रही है। मैंने आपसे क्या कहा था? अमृत काल का मतलब होता है जीवन का वो काल जब आप सर्वाधिक ऐश्वर्य और वैभव को प्राप्त करने की क्षमता को प्राप्त करते हैं। बस यही तो वो संदेश है जो ये तस्वीर आपको देती है। आप ये मत देखिए, अब दुनिया की तस्वीर ध्यान से देखिए। दुनिया की जीडीपी ग्रोथ रेट सन 2000 में 3.9% के आसपास थी। 2010 के दशक में ये गिर के 3.7% हो गई और आईएमएफ कहता है कि अगले 5 सालों में ये गिर के 3.25% हो जाएगी। तो दुनिया की जीडीपी ग्रोथ रेट गिर रही है, पर हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रही है, इसलिए हमारे बीच का आउट परफॉर्मेंस बढ़ गया। अब आप जानते हैं आउट परफॉर्मेंस का मतलब क्या होगा? इसका एक ही इंपैक्ट आएगा, इसका एक ही परिणाम होगा और परिणाम क्या है? ये जो व्यापारी है ना दोस्तों, ये जो पूंजी लगाता है जिसको आप कैपिटल कहते हैं, ये मक्खी समान होती है। मक्खी वही जाती है जहाँ मीठा होता है, जहाँ गुड़ होता है। उसी तरह से कैपिटल वही जाता है जहाँ परफॉर्मेंस बढ़ती है। कैपिटल वही जाता है जहाँ मुनाफा बढ़ता है। तो जितना दुनिया की जीडीपी ग्रोथ रेट में गिरावट आएगी और जितना हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट और दुनिया की जीडीपी ग्रोथ रेट का अंतर बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपके पास एफडीआई में पैसा आएगा, उतना ज्यादा आपके पास एफपीआई में पैसा आएगा। लेकिन मैं आपसे कहूंगा एफपीआई को मत देखिए, एफपीआई सेंटिमेंटल होता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड बड़ा मुश्किल है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे तभी एफपीआई समझ में आएगा, लेकिन एफडीआई शाश्वत होता है, दीर्घकाल के लिए होता है। उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये वो दशक है जहां पर हिंदुस्तान के एफडीआई में मुकाबले दूसरे देशों के, इवन चीन के मुकाबले भी आप ज्यादा बढ़त को देखेंगे।
तो ये वो तस्वीर थी दोस्तों जो मैं आपके साथ करना चाहता था। भारत का अमृतकाल, भारत का अमृतकाल का मतलब ये है कि हिंदुस्तान की जो परफॉर्मेंस है, जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, वो दुनिया के मुकाबले बेहतर हो रही है। बहुत जल्दी से 4 बड़े कारण मैं आपको बताता हूँ, गौर से इन कारणों को सुनिएगा और आप समझेंगे, क्योंकि ये कारण ना आपको टीवी में देखने को मिलेंगे, ना अखबार में पढ़ने को मिलेंगे। ये मैंने आम जीवन में देखा है, अपने आस-पास के जीवन में देखा है। सबसे पहले, दुनिया में इतना तनाव क्यों है? दुनिया में जीडीपी ग्रोथ रेट कम क्यों हो रही है? उसके 2 बड़े कारण हैं। दुनिया के पास स्ट्रक्चरल रूप में जो कारण हैं वो घट रहे हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ थम रही है। तमाम देश, पूरा यूरोप, चीन और जापान, इनकी जो बर्थ रेट है 1 से कम हो गई। बर्थ रेट 1 का कम होने का मतलब क्या होता है? माता और पिता 2 व्यक्ति होते हैं, अगर उनके एक ही बच्चा होता है, पूरे समाज की बर्थ रेट 1 है, इसका मतलब समाज में 2 व्यक्ति, माता-पिता दोनों नश्वर हैं, दोनों की मृत्यु होगी, माता-पिता दुनिया से चले जाएँगे, वो छोड़ के एक ही बच्चा जाएगा। शनैः-शनैः समाज सिकुड़ने लगता है। क्या आप जानते हैं, जापान के समाज से रोज़ाना 3000 लोगों से आबादी कम हो रही है? क्या आप जानते हैं, जापान में बच्चों के डायपर्स नहीं, वृद्धों के डायपर्स बिकते हैं? और देखिए, पिछले 20 साल से जापान की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है? तो सबसे बड़ी कमी जो दुनिया में है वो ये है। दूसरी कमी दुनिया में क्या हो गई? दुनिया में न जाने क्यों, उन कारणों में नहीं जाएँगे क्योंकि समय बहुत लगेगा, लेकिन किसी कारण से दुनिया में असुरक्षा का भाव है। पिछले 30 साल का अगर मैं मीमांसा करूँ, एनालिसिस करूँ, तो मैं क्या देखता हूँ? पैसा कैसे बनता है दोस्तों? पैसा तभी बनता है जब आप सौदा करते हैं। मतलब एक व्यक्ति खरीदता है और दूसरा व्यक्ति बेचता है। बिना सौदा किया वेल्थ क्रिएट नहीं होता है। अकेला व्यक्ति कभी वेल्थ क्रिएट नहीं करता है। वेल्थ क्रिएशन के लिए ग्राहक और बेचने वाले, कंज्यूमर एंड बायर एंड सेलर को मिलना ही पड़ता है। तो इस वक्त पिछले 30 सालों से दुनिया में क्या हो रहा था? पिछले 30 सालों में से दुनिया के अंदर जो सर्वाधिक बेचने वाला देश था, जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता था, जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता था और जो सबसे ज़्यादा निर्यात करता था, सबसे ज़्यादा सामान बना के बेचता था, जिसको आप ग्लोबल फैक्ट्री कहते हैं, वो चाइना था दोस्तों। और पिछले 30 साल में चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट 10% के आसपास रहा करती थी और उस चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट जो 10% के आसपास रहा करती थी, गिर के 5.5% हो गई है दोस्तों। ये क्यों हो गई है? क्योंकि उस चीन का जो संबंध है, वो अपने ग्राहक के साथ सौहार्दपूर्ण नहीं है। उसका सबसे बड़ा ग्राहक अमेरिका है। ये दुनिया का दुर्भाग्य है, ये चीन का दुर्भाग्य है, ये अमेरिका का दुर्भाग्य है कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्राहक और दुनिया का सबसे बड़ा दुकानदार, इनके संबंध बिगड़ गए हैं। और कोविड के आसपास आते-आते तो इनके संबंध इतने बिगड़ गए कि दुनिया के 2 सबसे बड़े ग्राहक, अमेरिका और यूरोप, जी हाँ, ये दुनिया के सबसे धनी देश हैं और सबसे बड़ा ग्राहक हैं, ये नया दुकानदार ढूँढ रहे हैं, जिसको चाइना प्लस वन पॉलिसी कहते हैं, चाइना प्लस वन नीति कहते हैं। अपने आप को झाँकिए, देखिए, थोड़ा मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। जब दुनिया के सबसे बड़े ग्राहक यूरोप और अमेरिका नया ग्राहक ढूँढेंगे, तो इस चीन का जैसे ग्राहक को कौन हटा सकता है? उसको रिप्लेस कौन कर सकता है? आपके ज़हन में केवल एक ही नाम आएगा और वो है हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान अमृतकाल क्यों है? क्योंकि दुनिया ने इस तरह का वातावरण पैदा किया है कि वो हिंदुस्तान के हक में है, हिंदुस्तान के अनुकूल है। मैंने कहा ना, नक्षत्र आपके अनुकूल स्थापित होने चाहिए। दूसरा, चीन ने 75 साल पहले फैसला किया था कि एक ही बच्चा होगा। अब वहाँ पर 1 से भी कम बच्चे हो रहे हैं, तो चीन में इस वक़्त बच्चे नहीं हैं और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, माँ की तरफ के 6 परिवार, पिता की तरफ 6 परिवार, 12 परिवार का धन, 12 परिवार का ऐश्वर्य, 12 परिवार का बैंक बैलेंस उनको इनहेरिटेंस में मिल रहा है। क्या आपको लगता है उसको कुछ खरीदने की ज़रूरत है? तो चीन अपने देश के ग्राहक को नहीं बढ़ा पा रहा है। चीन ने बाहर के ग्राहक को नाराज़ कर दिया है और कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट 10% से गिर के 5.5% या 5% के नीचे आ रही है। तो ये वो बात थी जो दुनिया के बाहर हो रही है। अब एक दूसरी मज़ेदार बताता हूँ जो दुनिया के हिंदुस्तान के अंदर हो रही है। हिंदुस्तान के पास 3 ताकत है। पहली ताकत है हिंदुस्तान के पास डेमोक्रेसी। हिंदुस्तान भी आर्थिक विकास चाहता है, चीन भी आर्थिक विकास चाहता है, पर चीन के आर्थिक विकास में डेमोक्रेसी नहीं है दोस्तों। डेमोक्रेसी का मतलब होता है आज़ादी और आप खुश तब तक नहीं होते हैं जब तक आप आज़ाद नहीं होते हैं। हिंदुस्तान ने आपको आज़ादी मुहैया कराई है क्योंकि हिंदुस्तान लोकतंत्र है। जब आप आज़ाद होते हैं तो अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा से करते हैं और वो आपके आनंद को दुगना कर देती है। दूसरा हिंदुस्तान के पास है डेमोग्राफिक डिविडेंड। मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है।
अभी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसमें एक बड़ी अद्भुत बात हुई है। बहुत ध्यान से हम इस बात को समझेंगे, क्योंकि आपको भारत के नक्षत्रों की विवेचना करनी है और ये अमृतकाल क्यों है, इस बात को समझना है। ये आपको टीवी अखबार में आसानी से देखने को नहीं मिलेंगे, जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ दोस्तों। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो 1980 से 1960 से लेकर 1980 के बीच में पैदा हुआ। हिंदुस्तान गरीब मुल्क था 1960 से 1980 के बीच में। हम इतने गरीब थे, याद कीजिए 1966 का समय, हमारे एक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने हिंदुस्तान की जनता से ये गुज़ारिश की थी, निवेदन किया था कि हम सोमवार को भोजन न करें, क्योंकि हम भोजन अगर नहीं करेंगे, व्रत रखेंगे, तो जो खाना बचेगा वो उस व्यक्ति को मिल सकता है जिसको खाना सुलभ नहीं है। 1965, 66, 67 वर्षा नहीं हुई थी। 3 साल तक हिंदुस्तान में अकाल पड़ा था। हमने एक बहुत बड़े युद्ध का दंश झेला था। ऐसे में हमने अमेरिका से पीएल 470 में गेहूँ दान पे लिए थे। हिंदुस्तान ने वो दिन भी देखे हैं दोस्तों। उन दिनों हमारी आमदनी बहुत कम थी। तो उस दौर में जो बच्चे पैदा हुए हैं, 60 से 80s के बीच में जो बच्चे पैदा हुए हैं, इस वक़्त हिंदुस्तान में वो सर्वाधिक पैसा कमाने वाले लोग हैं, जो मेरी उम्र के आस-पास हैं। 45 से 65 साल के बीच के ये लोग जो हैं, इन लोगों के साथ एक मुश्किल है। ये अब हिंदुस्तान के आर्थिक विकास के साथ बहुत पैसा कमाने लगे हैं। इनकी आमदनी बहुत बढ़ गई है, पर जितनी इनकी आमदनी बढ़ी है, उतनी इनकी खर्चे नहीं बढ़े हैं, इनकी बचत ज़्यादा बढ़ी है। मेरा जैसा व्यक्ति जब भी कुछ खर्चा करता है, बड़ा खर्चा करता है, कॉन्स्पिकुअस कंजप्शन करता है, तो उस खर्चे को करने के बाद मुझे दुःख होता है कि मैंने फालतू में ये पैसा खर्च कर दिया, फालतू में ये पैसा खर्च कर दिया, और खर्चा करने के बाद मुझे अपराध बोध होता है। ईश्वर को ये बात पसंद नहीं आती है दोस्तों, क्योंकि ईश्वर के निज़ाम में, ईश्वर के प्रबंध में जो आपका खर्चा है ना दोस्तों, वही दूसरे की आमदनी है। इसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसलिए हमारे हिंदुस्तान में ये परंपरा है, जब आप ईश्वर के दर्शन के लिए जाते हैं, तो पहले नैवेद्य अर्पित करते हैं, पहले आप त्याग करते हैं, आप पहले ईश्वर को चढ़ाते हैं, उसके बाद ईश्वर से प्रसाद माँगते हैं। देखिए, वहाँ पर भी आप सौदा करते हैं। ये सौदा नहीं है, ये त्याग की भावना है। ईश्वर भी चाहता है कि आप त्याग करें, क्योंकि आपका त्याग दूसरे की आमदनी है, आपका खर्चा दूसरे की आमदनी है। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा है कि हम जब प्रसाद की कामना करते हैं ईश्वर से, तो पहले नैवेद्य अर्पित करते हैं। ईश्वर को ये बात पसंद नहीं आती है जब आप संग्रह करते हैं। मेरे जैसा व्यक्ति ज़्यादा संग्रह करता है, खर्चा कम करता है, तो मेरे घर में ईश्वर ने एक संतुलन स्थापित किया है। और ईश्वर ने संतुलन कैसे स्थापित किया है? मेरे घर में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसकी उम्र 25 साल के आसपास है, उसको खर्चा करने में आनंद बोध होता है। मुझे खर्चा करने में अपराध बोध होता है, उसे खर्चा करने में आनंद बोध होता है। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जानता है कि उसके पिता के पास पर्याप्त पैसा है, पिता उस पैसे को खर्च नहीं करेंगे, ये पैसा उसी को खर्च करना है। ये उसे कॉन्फिडेंस देता है, और इस कॉन्फिडेंस देने की वजह से वो अपनी पूरी पैसे को खर्च करता है। क्या होने वाला है हिंदुस्तान में दोस्तों? ये जो 20 साल अमृतकाल के हैं, यहाँ आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट ज़बरदस्त होने वाली है, व्यापारी का मुनाफ़ा ज़बरदस्त होने वाला है, बाज़ार के बढ़ने की अप्रथम संभावना है, जिसको आप मदर ऑफ द बुल रन कहने वाले हैं। ऐसा क्यों होने वाला है? क्योंकि आने वाली पीढ़ी केवल अपने कमाई खर्च नहीं करेगी, वो अपनी पिछली पीढ़ी की बचत को भी खर्च करेगी। एक पीढ़ी में 2 पीढ़ी का पैसा खर्च होगा। सोचिए हिंदुस्तान का अमृतकाल कैसा होगा। और आखिरी बात बहुत इंटरेस्टिंग है, इस विषय पर तो मैं आपसे घंटों बात कर सकता हूं, लेकिन हमारे पास समय की कमी है, तो सिर्फ एक कारण और बताता हूं, और तीसरा कारण है डिजिटाइजेशन। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, जितना हिंदुस्तान डिजिटल है, दुनिया में कोई देश उतना डिजिटल नहीं है। अगर दुनिया में 100 रुपए हैं, तो हिंदुस्तान 4 रुपए का कारोबार करता है। पर हिंदुस्तान में अगर 100 रुपए का डिजिटल कारोबार होता है, तो अकेले हिंदुस्तान में 50 रुपए का डिजिटल कारोबार होता है। दुनिया में जितना डिजिटल कारोबार होता है, वो आधा हिंदुस्तान में होता है। तो जब आप डिजिटल कारोबार करते हैं, तो क्या होता है? आपको 2 फायदे होते हैं। पहला, आप पैसा बैंक से नहीं निकालते हैं, और जब आप पेमेंट करते हैं, तो पैसा आपके खाते से निकल के बैंक के खाते में जाता है। बैंक की लोन देने की शक्ति बढ़ती है, और बैंक आपको फ़ोन करता है। 3 मधुर शब्द जो आपने कभी सुने नहीं हैं, मेरे पिता ने कभी नहीं सुने। मेरे पिता दुनिया में नहीं हैं, लेकिन ये 3 शब्द मेरे पिता ने कभी नहीं सुने। बैंक ने उनको कभी नहीं फ़ोन किया, लोन चाहिए क्या? आपने गौर किया है? अब बैंक आपको फ़ोन करता है, लोन चाहिए क्या? आप बैंक से नहीं कहते हैं कि मुझे लोन चाहिए। अगर फ़ोन नहीं करता है, तो रोज़ाना एसएमएस भेजता है। हिंदुस्तान के अंदर उपभोग बढ़ रहा है। और तीसरी चीज़, सबसे अद्भुत बात,
जब आप डिजिटल हो जाते हैं, आपका खर्चे पर नियंत्रण कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि आँखें देख नहीं पाती आप खर्चा कर रहे हैं और दिमाग को समझ नहीं आता है। आँखें कैसे देखती है और दिमाग कैसे समझता है, ये बहुत बड़ा सूक्ष्म बात है जो हम समझेंगे इन्वेस्टमेंट को समझते समय कि वो किस तरह से हमें प्रभावित करती है। तो इस वक़्त अगर आप गौर से देखेंगे, हिंदुस्तान उस तरह से खर्चा कर रहा है, जिस तरह से हिंदुस्तान ने खर्चा पहले कभी नहीं किया। क्या खर्चा करना बुरी बात है? खर्चा करना बुरी बात नहीं है, पर पैसा बना के खर्चा करना तो अद्भुत बात है। वो आपको भी सुख देता है, वो दूसरे को भी सुख देता है। इनफैक्ट आप निवेश क्यों करते हैं? गोल को हासिल करने के लिए, सपने को हासिल करने के लिए। हर सपना खर्चा ही तो है। मैं विदेश घूमने जाऊँगा, खर्चा ही तो है। मैं बच्चे को विदेश पढ़ने भेजूँगा, खर्चा ही तो है। मैं बंगला बनाऊँगा, खर्चा ही तो है। मैं गाड़ी खरीदूँगा, खर्चा ही तो है। मैं बेहतर सुविधाएँ, स्वास्थ्य सुविधाएँ लूँगा, खर्चा ही तो है। मैं बेहतर भोजन करूँगा, खर्चा ही तो है। मैं बेहतर परिधान पहनूँगा, खर्चा ही तो है। तो निवेश क्या है? खर्चे का ही तो प्रबंध है दोस्तों, खर्चा ही सब कुछ है। बुरी बात कब है? जब आप खर्चा करते हैं पर आमदनी का प्रबंध नहीं करते हैं। पर हिंदुस्तान में खर्चे का प्रबंध क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी आमदनी बढ़ रही है, आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट दुनिया में सर्वाधिक रूप से बढ़ रही है। तो ये व्याख्या थी दोस्तों अमृतकाल की। माफ़ी चाहता हूँ मैंने आपसे काफ़ी समय लिया। समय मैंने आपसे इसलिए लिया कि अमृतकाल का महत्व समझना था। आने वाले जो 20 साल है ना दोस्तों, ये हिंदुस्तान का अमृतकाल इसलिए है कि जिस तरह का वैभव और ऐश्वर्य का निर्माण आप हिंदुस्तान में देखेंगे, दुनिया के किसी कोने में इस वृद्धि दर को नहीं देखेंगे। मैं एब्सोल्यूट पैमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वृद्धि की बात कर रहा हूँ। जो वृद्धि आप हिंदुस्तान में देखेंगे ना दोस्तों, कहीं और मुल्क में नहीं देखेंगे। रावण एक बात और कहता था, मैंने शुरुआत रावण से की थी, आज दोबारा रावण के दोबारा एक बात कहता हूं। जब मंदोदरी रावण को समझाती थी कि राम से वैर न करो, माता सीता को लौटा दो, वो नारायण है, तुम नष्ट हो जाओगे, लंका खत्म हो जाएगी, ये बुद्धिमानी नहीं है कि हम राम से वैर लेते हैं। तो रावण अपनी पत्नी की बात नहीं सुनता था, सुनी अनसुनी करता था, क्योंकि वो घमंडी था, अहंकारी था। एक दिन अहंकार में वो मंदोदरी को बोलता है, मैं रावण हूं, एकोहम अस्ति द्वितीयो नास्ति। मैं रावण हूं, मेरे जैसा दुनिया में दूसरा नहीं है। न केवल वो ये कहता था कि एकोहम अस्ति द्वितीयो नास्ति, वो ये भी कहता था न भूतो न भविष्यति, मेरे जैसा न पहले कभी हुआ है न आगे कभी होगा। रावण के इन शब्दों को मैं चुरा रहा हूं और आपसे कह रहा हूं, जिस तरह की जीडीपी ग्रोथ रेट आपने हिंदुस्तान के आने वाले 20 सालों में आप देखेंगे, ना आपने पहले देखी है, ना 20 साल के बाद देखेंगे। निवेश करके अगर धन का निर्माण करना है ना दोस्तों, एकोहम अवसर द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। पर मेरा दुख क्या है? मेरा सबसे बड़ी चिंता क्या है? निवेशकों का दुर्भाग्य क्या है? मैं निवेश में 3 दशकों से हूं, 30 साल हो गए हैं दोस्तों। मैं बहुत से निवेशकों को जानता हूं, मैं बहुत से सलाहकारों को जानता हूं, मेरे बहुत से साथी हैं जिनके साथ मैंने काम किया है। वो सभी निवेश की दुनिया में काम करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में काम करते हैं। मेरे बहुत से दोस्त हैं, मेरे बहुत से पड़ोसी हैं, पर जितने भी लोगों को मैं जानता हूं, इसमें सिर्फ 1% लोग हैं जो 15, 20, 25, 30 साल तक लगातार निवेशित रहते हैं। लगातार निवेशित रहने वाले लोगों को मैं जानता ही नहीं। बस यही दुर्भाग्य है दोस्तों, जब तक आप लगातार निवेशित नहीं रहते हैं, जब तक आप लगातार निवेशित रह के समय नहीं देते हैं, तब तक कंपाउंडिंग नहीं होती है, और जब तक कंपाउंडिंग नहीं होती है, सीरियस वेल्थ नहीं बनती है दोस्तों। वेल्थ में आप 10 का 20 नहीं बनाते हैं। तमाम लोग जैसे ही एनएवी 10 की 20 रुपए हुई प्रॉफिट बुक करते हैं, शेयर खरीदते हैं, 10 रुपए का 20 रुपया हो गया, प्रॉफिट बुक करते हैं। ये नहीं, प्रॉफिट को बुक नहीं किया जाता है। प्रॉफिट तो असीमित होता है, उसके बढ़ने की संभावनाएं असीमित होती हैं। दोस्तों, निवेशक वो होता है जो 10 के 20 नहीं बनाता है, वो 10 के 1000 बनाता है। मैं एचडीएफसी से आता हूं, एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप फंड 25 साल पहले आई थी, 28 साल हो गए, 28 साल पहले आई थी। आप जानते हैं वो 10 रुपए की आई थी, आज 1400 रुपए के पास एनएवी है। 10 रुपए के 1400 रुपए। अगर आपने 10,000 रुपए की एसआईपी की है तो वो 14 करोड़, यकीन होता है क्या? पर ये 14 करोड़ किसके बने हैं? जिसने अब 20-25 साल पूरे किए। अरे मैं अपने साथी जो मेरे साथ काम करते हैं उनको भी मैं नहीं जानता हूं, जो लगातार 20-25 साल तक निवेशित रहते हैं। जो एकमात्र चीज हमें समझनी है आने वाले 20 सालों में, वो ये समझनी है, अगर सीरियस वेल्थ का निर्माण करना है, इस अमृत काल में बहते हुए वैभव ऐश्वर्य को प्राप्त करना है, अपने हर सपने को पूरा करना है, तो अपने आप को झोंकना होगा 15-20 सालों के लिए और लगातार निवेशित रहना होगा। प्रभु श्री राम पैदा हुए थे रावण दहन के लिए।
हम रावण दहन अभी अभी निकले हैं। आप जानते हैं इसीलिए उनको वनवास मिला था। अभिप्राय क्या था वनवास पे जाने के? दैत्यों का विनाश करना था। पर आप जानते हैं रावण कब मरा? जब 14 साल में सिर्फ 2 महीने शेष थे। केवल 2 महीने शेष थे। इसका मतलब क्या हुआ? 2 महीने में नहीं, 22 दिन शेष थे, केवल 22 दिन शेष थे। इसका मतलब क्या हुआ? ईश्वर को भी अपना 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 लक्ष्य पूर्ति के लिए 14 साल इंतजार करना। प्रभु श्री कृष्ण पैदा हुए थे कंस का वध करने के लिए, पर 13 वर्ष के अवस्था में जाके वो कंस का वध कर पाए। प्रभु श्री कृष्ण नारायण को 13 साल इंतजार करना पड़ा अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए। तो हम तो मानव आम इंसान हैं। अगर आपको 10 के 1000 बनाने हैं, इस तरह का रिटर्न आपको बनाना है, सीरियस वेल्थ क्रिएट करनी है, तो कंपाउंडिंग प्राप्त करनी ही होगी। और कंपाउंडिंग बिना 15 साल दोस्तों संभव नहीं होगी। ये कंपाउंडिंग आसानी से समझ में नहीं आती है, ये काउंटर इंट्यूटिव है। लोगों के साथ 2 बड़ी समस्याएं हैं। इन 2 बड़ी समस्याओं पे आप थोड़ा सा अंकुश लगाएं, बहुत जरूरी है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो दूसरे से प्रतिस्पर्धा कीजिए, पर अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं दूसरे की तरफ मत देखिए। दूसरे की तरफ प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है। मेरे बहुत से साथी, मेरे बहुत से दोस्त, मेरे बहुत से निवेशक ये क्यों लगातार निवेशित नहीं रहे? क्या कारण है? इसका कारण समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। बीएसई सेंसेक्स 1980 में आया था। 1980 में 100 से शुरुआत हुई थी, आज 65,000 के आसपास है। 43 साल में 100 रुपए के 65,000, कितना पैसा बना है? और क्या गुजरा है इन दिनों में? इन सालों में क्या, इन 43 सालों में क्या देखा है? इन 43 सालों में आपने इकोनॉमिक गिरावट देखी है, कोविड जैसी इकोनॉमिक गिरावट देखी है। इन 33 सालों के अंदर आपने 3-4 युद्ध देखे, 4 युद्ध आपने देखे। आपने फाइनेंशियल क्राइसिस देखे जो 2020 के अंदर आया था, 2008 के अंदर जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, सन 2000 में आया था। अमेरिका के सैंक्शंस देखे 1999 के। आपने पॉलिटिकल क्राइसिस देखे हैं जब सरकारें लगातार गिर रही थी। 95-96 के अंदर आपने पॉलिटिकल क्राइसिस देखे हैं। आपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ते हुए देखा है। आपने 1990 के दशक में, 80 के दशक में 15% जैसे हाई इंटरेस्ट रेट्स देखे हैं। आपने पैंडेमिक देखा है। आपने मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स देखी हैं जो बाजार को धराशायी कर देती हैं। पर उसके बाद भी इन 43 वर्षों में आपके 100 रुपए के 65,000 बने। तो जो लोग इन चीजों से घबरा के निवेश में सिकुड़ गए, उन्होंने पैसा नहीं बनाया। तो हमें क्या बात समझ में आती है? हमें यह बात समझ में आती है कि ये पैसा इसलिए नहीं बना कि कंपाउंडिंग नहीं हुई। कंपाउंडिंग तो हुई है ना, 100 के 65,000 बने हैं ना। एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप के अंदर 10,000 की एसआईपी 14 करोड़ हुई है ना। एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप में 10,000 का लमसम 13-13.5 लाख हुआ है ना। तो फिर क्यों नहीं लोगों का बना है? लोगों का इसलिए नहीं बना है कि लोग प्रतिक्रिया करते हैं। दोस्तों, प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है? बहुत जरूरी है इस बात को समझना। निवेश में पहली बात और आखिरी बात जो हमें समझनी है वो कंपाउंडिंग है। अगर कोई दूसरी बात समझने की जरूरत है वो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। क्या फर्क होता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में? पूरा गूगल छान लीजिए, किताबें उड़ेल लीजिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का फर्क आपको आसानी से नजर नहीं आएगा। दोस्तों, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म का मतलब होता है जब आपकी इंद्रियां प्रतिक्रिया करती है। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म का मतलब होता है जब आपका दिमाग फैसला लेता है, क्रिया करता है। लॉन्ग टर्म में दिमाग क्रिया करता है, शॉर्ट टर्म में इंद्रियां प्रतिक्रिया करती है। हम सभी जानते हैं कि हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, और इस अच्छे स्वास्थ्य के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं? हम कोशिश करते हैं कि सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मॉर्निंग वॉक करना, वर्जिश करना, सुबह उठ के अच्छी ऑक्सीजन को लेना हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। दुनिया में कौन नहीं जानता है कि आपको मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए? हम में से प्रत्येक व्यक्ति ने जीवन में कभी न कभी अलार्म लगाया होगा, मोबाइल में अलार्म लगाया होगा, घड़ी में अलार्म लगाया होता, ताकि हम सुबह 4:30 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक पे जा सकें। अब रात को सोते वक्त जब आप अलार्म लगाते हैं ना, तो आप कल्पना कर रहे होते हैं। ये लॉन्ग टर्म है दोस्तों। लॉन्ग टर्म का मतलब कल्पना। आप कल्पना कर रहे होते हैं कि जब सुबह होगी तो मैं उठूंगा और मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊंगा। ये कल्पना है। ये निर्णय किसने लिया? इसको क्रिया बोलते हैं। ये निर्णय किसने लिया कि मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा? ये आपके जहन ने, आपके दिमाग ने निर्णय लिया कि मैं मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा। सुबह 4:30 बजे अलार्म बजता है। दिमाग को थोड़ी मालूम चलता है कि अलार्म बज रहा है, इंद्रियों को मालूम चलता है। कान को सुनाई देता है कि अलार्म बज रहा है। कान दिमाग को संदेश भेजते हैं कि उठ जाओ, 4:30 बज गए हैं। आप उठ जाते हैं। तब आपकी इंद्रियां, आपकी आंख, आपके कान, आपकी चमड़ी, आपके चर्म, ये सब मिलकर दिमाग से एक सवाल पूछते हैं, एक बात बताओ भैया, जीवन का लक्ष्य आनंद है कि नहीं? बिल्कुल है, जीवन का लक्ष्य ही आनंद है। तो आप इंद्रियां मिलके आपके दिमाग से सवाल पूछती है, अगर जीवन का लक्ष्य आनंद है तो ये बताइए, बाहर जाके ठंड में घूमने में मजा आएगा कि बिस्तर में सोते रहने में मजा आएगा?
बताइए दिमाग क्या जवाब देगा? दिमाग इंद्रियों की हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है हाँ सोते रहने में मजा आएगा, और 99% लोग सो जाते हैं। इसको प्रतिक्रिया कहते हैं, इसको शॉर्ट टर्म कहते हैं दोस्तों। अगर बाजार गिरने के बाद या बाजार बढ़ने के बाद आप निर्णय ले रहे हैं, वो आपके दिमाग का निर्णय नहीं है, वो आपके इंद्रियों की प्रतिक्रिया है। दिमाग का निर्णय तो तब होता है जब निवेश करने से पहले आप निश्चित करते हैं कि भविष्य में जब भी बाजार गिरेगा मैं क्या करूंगा, भविष्य में जब भी बाजार बढ़ेगा मैं क्या करूंगा। निवेश करने से पहले अगर आपने कल्पना की है, निवेश करने से पहले अगर आपने निर्णय लिया है, तो वो दिमाग का निर्णय है। इस मामूली सी बात शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को समझ जाइए, आपको कंपाउंडिंग समझ में आएगी, और जब कंपाउंडिंग समझ में आएगी तो निवेश समझ में आएगा। बहुत जल्दी से मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, ध्यान से भी इस तस्वीर को देखिएगा। जो कॉलम ए है इसमें मैंने आपको बताया है कि आपके निवेश की अवधि कितनी है। जो कॉलम बी है इस पे मैंने आपको बताया है कि हर महीने आप निवेश कितना करेंगे। ये कॉलम सी है, इस पे मैंने आपको बताया है जब आप इतना निवेश करेंगे तो कितने लाख रुपए आप निवेश कर देंगे। जो कॉलम डी है ये आपको बताता है कि जब आपके ये टेन्योर पूरा हो जाएगा तो आपके पास कितना पैसा हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अगर आप 10 साल के लिए निवेश करते हैं, 10,000 रुपए का निवेश करते हैं, तो आपने 12 लाख का निवेश किया है। 10 साल के बाद में आपके खाते में 20 लाख रुपए होंगे। आप 21वें साल से 15,000 रुपया हर महीने निकाल सकते हैं, जो कि 8.8% के आसपास है। ये 24 लाख 20 लाख क्यों हुआ है? क्योंकि आपकी जो पैसा है वो 10% से ग्रो हुआ। मैंने केवल 10% लिया है, 12% भी नहीं लिया जो हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट है, उससे भी 2% कम लिया है। तो 10% के रिटर्न से आपके खाते में 20 लाख इकट्ठा हो गए। इस 20 लाख के ऊपर आप हर महीने 15,000 रुपए निकाल सकते हैं, जो कि 8.8% होता है। आने वाले 20 सालों में, आने वाले 20 सालों तक निकाल सकते हैं। और जब आप 20 साल के बाद क्या देखेंगे, आपके खाते में 20 लाख बढ़ के 22 लाख हो गया है, जबकि आप 15,000 रुपया हर महीने निकाल रहे हैं। जीवन भर आप 15,000 रुपए निकाल सकते हैं। अगर आप 12 साल के लिए निवेश करते हैं तो आप जीवन भर 20,000 रुपया निकाल सकते हैं, और 40 साल के बाद आपके खाते में 32 लाख रुपए होंगे। अगर आप 30 साल तक निवेश करते हैं, 10,000 रुपए निवेश करते हैं, 30 साल में आपने 36 लाख रुपए जमा किया है, आपके खाते में 2 करोड़ 26 लाख हो जाएगा 20 साल के बाद में। 20 साल के बाद 21वें साल से हर महीने आप 1,20,000 रुपए निकाल सकते हैं। और जब उसके अगले 20 साल पूरे होंगे, जब 40 साल हो जाएंगे, 1,20,000 रुपए हर महीने निकालने के बाद भी आपके खाते में 6 लाख, 5.5 लाख, 5.5 करोड़ रुपए के आसपास रहेगा, और जीवन भर आप ये पैसा निकाल सकते हैं। सिर्फ 10% पे ये हो सकता है। हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट की कंपाउंडिंग 12% पे हुई है। हिंदुस्तान के बाजारों की कंपाउंडिंग 12.5% से हुई है। मैं ये नहीं कहता कि हमेशा ऐसा होता रहेगा, इसमें उतार चढ़ाव आता रहेगा, वोलेटिलिटी रहेगी, पर ये वोलेटिलिटी आपकी दोस्त है। आगे जाके मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि ये विचलन, ये वोलेटिलिटी आपकी दोस्त क्यों है। इस बात को हम समझेंगे तो एक कंपाउंडिंग को हासिल कैसे करें, इस कंपाउंडिंग को हम इस अमृतकाल के अंदर अपने धन के निर्माण करने के लिए इस्तेमाल कैसे करें। सबसे सुलभ तरीका है, बहुत से मार्ग हैं इसको पाने का, पर जो सबसे सुलभ मार्ग है ना दोस्तों, वो एसआईपी है। एसआईपी में खास बात क्या है, निवेश का कोई तरीका ये दोनों गुण नहीं रखता है। निवेश की सबसे बड़ी बात एसआईपी की क्या है, ये बचत भी बढ़ाता है और तुरंत बचत को निवेश भी करता है। और ये एक ही दस्तखत से हो जाते हैं, एक ही दस्तखत से, एक ही क्रिया से आप दो प्रतिफल पाते हैं। आपकी बचत भी बढ़ जाती है और आपका निवेश भी बढ़ जाता है। एसआईपी का खास बात है। एसआईपी हमें क्यों करना है, सबसे पहले हम समझते हैं बचत करना क्यों जरूरी है। दोस्तों मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा, ये बेहद जरूरी है इस बात को समझना। आप महीने के 10,000 कमाते हैं, आप महीने के 1 लाख कमाते हैं, आप महीने के 10 लाख कमाते हैं, आप महीने के 1 करोड़ कमाते हैं, ये प्रवाह है, ये फ्लो है। अगले महीने आएगा कि नहीं आएगा जरूरी नहीं है दोस्तों, जीवन में कुछ भी घट सकता है। आप जानते हैं आज से सैकड़ों साल पहले बहुत से लोग, जब दुर्भिक्ष पड़ता था, अकाल पड़ता था, तो मर जाते थे। क्यों मर जाते थे दोस्तों? क्योंकि नदियां सूख जाती थी, वर्षा नहीं होती थी। तो इंसान तो बुद्धिमान है, बुद्धि का इस्तेमाल किया और इंसान ने नदियों को बांध दिया और बांध बनाया, डैम्स बनाए। और जब से हमने डैम्स बनाए हैं, दुनिया में हम दुर्भिक्ष में मरते नहीं हैं। हम कभी नहीं मरते हैं क्योंकि पानी सुलभ रहता है, क्योंकि हमने नदियों को बांध दिया है। जब आप बचत करते हैं तो आमदनी को बांध देते हैं। कभी भी आप धनी इनकम से नहीं होते हैं,
कभी भी धनी आप आय से नहीं होते हैं, धनी आप हमेशा बचत से होते हैं। और ज्यादा धन का निर्माण आप तब करते हैं जब उस बचत को आप निवेश करते हैं। तो दोस्तों, आपके जीवन को जो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है वो नेटवर्थ है। मैंने बहुत समय लग जाएगा अगर नेटवर्थ आपको समझाऊंगा, लेकिन आज इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद जो पहला सवाल आप अपने आप से करेंगे वो ये है कि मेरा नेटवर्थ क्या है। मैं चुनौती देता हूं, 99% लोग अपना नेटवर्थ इस वक्त नहीं जानते हैं। जब तक आप नेटवर्थ नहीं जानेंगे तब तक आप जीवन को निष्कलंक निष्कंटक नहीं बनाएंगे, आप चिंतित रहेंगे। अपने सलाहकार को सिर्फ एक लक्ष्य दीजिए, जल्दी से जल्दी मेरा वो नेटवर्थ बनाओ कि जब मेरी पैसिव इनकम मेरी एक्टिव इनकम से ज्यादा हो जाए, और इसको फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। अगर आप एसआईपी करते हैं, आप अपने आमदनी का 30% निवेश करते हैं, 100 रुपए आप कमाते हैं और 30% आप सेविंग्स करते हैं और 8% का आपको रिटर्न मिलता है, तो 18 साल में आप वित्तीय रूप से आजाद हो जाते हैं। अगर 12% का आपको रिटर्न मिलता है तो आप 12.5 साल में मुक्त हो जाते हैं। अगर आपको 15% का रिटर्न मिलता है तो आप 9.5 आप करीब करीब 10 साल में मुक्त हो जाते हैं। तो ये नेटवर्थ है। पैसे मुक्त होने का मतलब है कि उस साल में, इतने सालों के बाद में आपके द्वारा जमा किए गए पैसे का जो रिटर्न है आपकी प्रोफेशनल इनकम से ज्यादा हो जाता है। तब पैसा जो आपके लिए काम करता है वो आपकी मेहनत से ज्यादा पैसा बनाता है। आप चाहें तो काम करना छोड़ सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा खूबसूरत चीज मैं आपको बताता हूं। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मुझे ये बात 45 साल की उम्र में समझ में आई। मैंने अपने जीवन के पहले 15 साल बर्बाद कर दिए। मेरे को बात ही समझ में नहीं आई थी, और जो मुझे बात समझ में आ रही है मैं अब आपको बता रहा हूं। कभी भी साधारण एसआईपी न करें। जब भी आप एसआईपी करें, स्टेप अप करें। स्टेप अप का मतलब है कि इस साल अगर आप 10,000 रुपए जमा कर रहे हैं तो अगले साल आपकी आमदनी बढ़ती है। महंगाई की वजह से नॉमिनल आमदनी भी आपकी बढ़ती है, आपकी बचत की क्षमता भी बढ़ती है। तो जितनी आपकी आमदनी बढ़ती है उतना आप एसआईपी को बढ़ा दें। मैं निर्णय नहीं ले पाता था। ऐसा नहीं है कि आमदनी के साथ मैंने एसआईपी को नहीं बढ़ाया, पर इंसान के पास दूसरे बहुत से काम होते हैं। मैं बहुत बार भूल जाता था, बहुत बार समय पर अपनी एसआईपी को नहीं बढ़ा पाता था। लेकिन जब आप टॉप अप करते हैं, स्टेप अप करते हैं, तो आप खाते में ही डाल देते हैं कि भाई मेरी एसआईपी को 10% से बढ़ा देना, और ये स्वचालित है, अपने आप ऑटोमेटिक हो जाती है और आपको मालूम ही नहीं चलता है। मैंने आपसे कहा ना, एसआईपी की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि वो पहले बचत करती है फिर निवेश करती है, और बचत और निवेश दोनों ही एक साइन से हो जाता है। तो जब आप स्टेप अप करते हैं, बहुत सुंदर एसआईपी है, जीवन में एक दस्तखत से आप पूरे जीवन की सेविंग को बढ़ा देते हैं। कितनी अद्भुत बात है। आज मैंने एक निर्णय लिया और उसने मेरे आने वाली पूरी जिंदगी को, बचत को बढ़ा दिया। बचत ही तो धन का निर्माण करती है दोस्तों, वो धन का रॉ मटेरियल है। तो अगर आप जो 10,000 रुपए आप जमा कर रहे थे, ध्यान से आप देखिएगा, यहां पर भी आप 10,000 रुपए जमा कर रहे थे और 20 साल के अंदर उसका पैसा कितना बना? केवल 75 लाख रुपए बना। 20 साल में आपका 10,000 जो है वो केवल 75 लाख रुपए बना। लेकिन जब आप स्टेप अप करते हैं तो देखिए कितनी सुंदर बात होती है, आपका पहला करोड़ 16 साल में बन जाता है। अगर आप स्टेप अप नहीं करेंगे तो पहला करोड़ 22 साल में बनेगा। यहां आपका पहला करोड़ 16 साल में बन गया, दूसरा करोड़ 4.25 साल में बन गया। केवल 4.25 साल। पहले करोड़ को 16 साल लगे, लेकिन दूसरा करोड़ केवल 4.25 साल में बन गया। 20 साल में 2 करोड़ हो गए, और 23 साल आते आते आपके पास 3 करोड़ हो गए। देखिए आप, 3 साल आते आते आपके पास, 23 साल आते आते आपके पास में कितने हो गए? कितने हो गए आपके पास? 3 करोड़ के आसपास हो गए दोस्तों। अगर आप स्टेप अप नहीं करेंगे ना तो 23 साल में केवल 1 करोड़ होगा। ये 10% का प्रभाव देखिए। केवल 23 साल में 3 करोड़ हो गए। मजेदार बात देखिए, आखिर में आइए, 31 साल खत्म होते होते आपके पास 10 करोड़ होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? पहले 3 करोड़ बनने में 23 साल, पर अगले 7 साल में आपको 7 करोड़ और मिल गए। हर साल करोड़ बढ़ रहा है, और 10वां करोड़ जो आपने बनाया ना दोस्तों, वो 8 महीने में बनाया। यकीन होता है? पहला करोड़ बनने में 16 साल और 10वां करोड़ बनने में केवल 8 महीने। पर ये कौन बनाता है? जो अपनी इस क्रिया को छेड़ता नहीं है। चाहे युद्ध हो, चाहे पैंडेमिक आए, चाहे इकोनॉमिक क्राइसिस आए, चाहे कुछ भी तरह की चुनौती आए, आप अनवरत चलते रहते हैं और अपने कंपाउंडिंग को छेड़ते नहीं है और किसी बात की चिंता नहीं करते। पर 10,000 तो एक मामूली रकम है। हम में से बहुत से लोग इससे ज्यादा जमा कर सकते हैं। अगर आप 25,000 रुपए जमा करते हैं और 10% के एनुअल राइज देते हैं दोस्तों, तो पहला करोड़ केवल 10 साल में बन रहा है। यहाँ 16 साल में पहला करोड़ बन रहा था।
यहाँ 10 साल के अंदर आपका पहला करोड़ बन गया। 20 साल होते होते आपके खाते में 5 करोड़ हो जाएंगे। पहला करोड़ में 10 साल लगे, बाकी के 4 करोड़ बनने में 10 से भी कम साल लगते हैं। 25 साल होते होते आपके खाते में 10 करोड़ हो जाएंगे और 31 साल होते होते आपके खाते में 25 करोड़ होंगे। देख रहे हैं आप, अगला 5 करोड़, 5 से 10 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया जो आपने बनाया है ना, उसको बनाने में 4 साल लगे और आखिरी जो आपने पैसा बनाया, आखिरी जो आपने 5 करोड़ रुपया बनाया, उसको बनाने में केवल 1.5 साल लगा, केवल 1.5 साल लगा। 1.5 साल में 5 करोड़ बनाया आपने, क्योंकि आपका बेस बड़ा हो गया। कंपाउंडिंग काउंटर इंट्यूटिव है दोस्तों, आसानी से समझ में नहीं आएगी। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो 50,000 रुपए भी महीना की क्षमता रखते हैं, और अगर आप 50,000 रुपए निवेश करते हैं और 10 साल का एनुअलाइज देते हैं तो पहला करोड़ महज 8 साल में बनता है। 10 करोड़ केवल 20 साल में बनता है। 20 करोड़ केवल 25 साल में बनता है। 25 साल में आपके खाते में 20 करोड़ होगा और केवल 5 साल और जोड़ दीजिए, 30 साल खत्म होते होते 50 करोड़ होगा। स्टेप अप, टॉप अप, आज ही जाके घर में ये फैसला कीजिए कि आपकी जो एसआईपी है वो साधारण एसआईपी नहीं होनी चाहिए, वो टॉप अप एसआईपी होनी चाहिए। ये तस्वीर हमेशा याद रखिएगा। हिंदुस्तान वो देश है, मुझे नहीं मालूम हिंदुस्तान और अमेरिका के अलावा कोई देश है जो इतनी सुंदर तस्वीर का आपको बताता है। पिछले 22 साल की कहानी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, ये जो नीला रंग का कर्व है, ये बता रहा है हिंदुस्तान की जीडीपी कितनी बड़ी है। अगर 2001 में हिंदुस्तान की जीडीपी 100 रुपए थी तो 2022 खत्म होते होते 1100 रुपए थी, और ये ग्रोथ रेट कितनी हुई? ये ग्रोथ रेट है 12% के आसपास। जीडीपी बढ़ने का मतलब क्या है? हमारी आमदनी बढ़ रही है। हमारी आमदनी बढ़ने का मतलब क्या है? हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं। हमारे खर्चे बढ़ने का मतलब क्या है? व्यापारी के मुनाफे बढ़ रहे हैं, और व्यापारी के मुनाफे को बाजार में अर्निंग पर शेयर कहते हैं। तो अर्निंग पर शेयर देखिए, मैंने लाल रंग से दिखाया है। 2000 के अंदर 2001 में अगर सेंसेक्स का अर्निंग पर शेयर 100 रुपए था, तो आज सेंसेक्स का जो अर्निंग पर शेयर है वो 1300 रुपए के आसपास है, और ये ग्रोथ कितनी है? 13% के आसपास है। और 2001 में जब व्यापारी के मुनाफे बढ़ते हैं तो जाहिर है कि उन मुनाफों के ऊपर शेयर के भाव बढ़ते हैं और उससे सेंसेक्स बढ़ता है। तो सेंसेक्स अगर 2001 में 100 रुपए था तो आज बढ़ के 1625 रुपया हो गया है। ये ग्रोथ रेट 14% के आसपास है। ये तो गुजरा काल है। अब आने वाले साल को मैं आपको बताता हूँ। 2022 में हिंदुस्तान की नॉमिनल जीडीपी 272 लाख करोड़ थी। ये मैं नहीं कहता, आईएमएफ कह रहा है। 2028 खत्म होते होते हिंदुस्तान की जीडीपी 500 लाख करोड़ रुपए हो गई। अमृत काल इसे कहते हैं, कंपाउंडिंग इसे कहते हैं। बहुत ध्यान से बात सुनिएगा। हम 1947 में आजाद हुए थे। 1947 में जब हम आजाद हुए तो 2022 में हमने 75 साल पूरे किए। 75 साल में हम 272 लाख करोड़ की जीडीपी पे पहुंचे। हमें 272 लाख करोड़ की जीडीपी पर पहुंचने में दोस्तों 75 साल लगे, पर इसकी दुगनी जीडीपी पहुंचने में हमें महज 6 साल लगेंगे। है ना अद्भुत बात? इसको कंपाउंडिंग कहते हैं। क्या आप मिस करना चाहेंगे इस दौर को निवेश करने के लिए? निवेश करते वक्त हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपकी एसआईपी करने के बाद लगातार बाजार बढ़ना नहीं चाहिए। बहुत से लोग चाहते हैं कि आपकी एसआईपी शुरू करने के बाद लगातार बाजार बढ़ता रहे। नहीं, ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपकी एसआईपी अगर 20 साल की है, 10 साल की है, तो पहले 4-5 साल बाजार भले ही गिर जाए, पहले 2-3 साल भी बाजार लगातार गिरे तो चिंता की बात नहीं। ईश्वर को प्रसाद चढ़ाइएगा, ये देवीय आपको वरदान होगा कि आपके निवेश करने के बाद आपके एसआईपी लमसम में नहीं होना चाहिए। आपके एसआईपी करने के बाद बाजार गिर रहा है, आपके एसआईपी करने के बाद अगर लगातार बाजार बढ़ता रहता है तो ये सबसे सोचनीय विषय होगा। तब आपको लमसम में ज्यादा फायदा होगा। तो मैं हर स्थिति का आपको बताता हूं। सबसे पहला बॉक्स आप देखिए। आप निवेश करते हैं, पहले साल में 10 रुपए की एनएवी है, एनएवी बढ़ के 11 हो जाती है, 13 हो जाती है, 15 हो जाती है, 18 हो जाती है, 23 हो जाती है, 24 हो जाती है, लगातार बढ़ रही है। ये नुकसान करेगी आपको। उसके बाद मान लीजिए एनएवी गिरती चली जाती है और 10 साल के बाद में, 11 साल के बाद में 20 पे खत्म होती है। तो देखिए, आपने अगर 1000 रुपया हर महीने जमा किया है तो आपका 1000 रुपया, आपने 10,000 रुपए जमा किए हैं, 10,000 बढ़ के 12,365 रुपए हो गए, और आपका जो रिटर्न है वो 4% के आसपास है, सिर्फ 4% के आसपास है।
लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये दुख नहीं देखना है, आपकी कभी भी एनएवी गिरती नहीं है। आपने 10 रुपए पे एनएवी शुरू की और ये राइजिंग रहती है, 10 साल तक लगातार एनएवी बढ़ती रहती है। 10 से 11 होती है, 11 से 12 होती है, 13 होती है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, एक बार भी एनएवी नहीं गिरती। आप बहुत खुश होंगे, कितने किस्मत वाले हैं कि बाजार कभी गिरा ही नहीं। आपने 10,000 रुपए जमा किए हैं, लेकिन 10 साल के अंत में जब एनएवी 20 रुपए होगी तो आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो 13,947 रुपए है दोस्तों। आपका रिटर्न केवल 6% है, केवल 6% है। मजेदार बात देखिए दोस्तों, आपने एसआईपी शुरू की, आप बहुत दुखी हो गए, आपकी किस्मत अच्छी नहीं है। एनएवी 10 रुपए से गिर के 8 रुपए हो जाती है, गिर के 7 रुपए हो जाती है, गिर के 6 रुपए हो जाती है। मतलब 3-4 साल बाजार गिरता रहता है, आपकी वैल्यू कम होती रहती है, आपको नुकसान बढ़ता रहता है, आपके खाते में नुकसान बढ़ता रहता है। 90% लोग यहाँ एसआईपी को बंद करने की सोचेंगे, पर जो बंद नहीं करेंगे, हम सभी जानते हैं कि जब जीडीपी बढ़ रही है तो जीडीपी में मुनाफा बढ़ेगा और अंत में बाजार बढ़ेगा। जैसे कि 11, 12, 13, 14 में बाजार 4 साल तक नहीं बढ़ा था, 6 साल तक बाजार कहीं नहीं गया था। अगर आप 2008 से लेकर 2013 देखें, 6 साल तक बाजार कहीं नहीं दिया गया था। ऐसे अवसर आते हैं, लेकिन कभी अगर किसी ने एसआईपी की है तो उन्होंने इस तरह का रिटर्न पाया है। यहाँ पर देखिए 20 रुपए ही एनएवी, मैंने एनएवी ज्यादा बढ़ा, सब जगह 20 रुपए पे ही अंत हो रहा है। यहाँ पर जब आपका एनएवी 20 रुपए अंत होता है तो शुरुआत के महीनों में क्योंकि एनएवी गिर रही थी तो आपको यूनिट्स ज्यादा मिली, और शुरुआत के सालों में आपको यूनिट भी ज्यादा मिली और कंपाउंडिंग भी ज्यादा मिली, क्योंकि शुरुआत के साल का जो निवेश है वो लंबे समय तक निवेशित रहा। तो कंपाउंडिंग होने की वजह से, ज्यादा यूनिट होने की वजह से इसका जो मैच्योरिटी वैल्यू होगा 20 रुपए के एनएवी पे वो 19,000 रुपए के आसपास होगा, और आपका जो रिटर्न है ना दोस्तों वो 12.5%, 11.5% के आसपास होगा। अब ऐसा भी कम देखने को मिलता है। ज्यादातर हमें बाजार में क्या देखने को मिलता है कि उतार चढ़ाव हो रहा होता है, कभी बाजार गिरता है, कभी बाजार बढ़ता है। अब आप देखिए, आपकी एनएवी 10 रुपए पे आपने शुरू किया, गिर के 7 रुपए हो जाती है, बढ़ के 11 रुपए हो जाती है, गिर के 8 रुपए हो जाती है, बढ़ के 14 रुपए हो जाती है, गिर के 12 रुपए हो जाती है, फिर बढ़ के 16 रुपए होती है, फिर गिर के 14 रुपए होती है, ऊपर नीचे होते होते 20 रुपए पे ही खत्म होती है। ये भी 20 रुपए पे खत्म होती है, लेकिन आपकी जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो 17,000 रुपए के आसपास है और 10% के आसपास आपका रिटर्न है। तो हमने क्या देखा, ये जो वोलेटिलिटी है, ये जो उतार चढ़ाव है, ये जो शुरू की गिरावट है, एसआईपी करने के बाद शुरू की गिरावट है, ये आपकी दोस्त है, दुश्मन नहीं। दुर्भाग्य यह है कि ज्यादातर निवेशक इसको दुश्मन मान लेते हैं। बस यही चिंता की बात है। बहुत जल्दी से 3 स्लाइड्स आपको और जल्दी से दिखाता हूं कि एसआईपी की मैं आपको ताकत दिखाता हूं। दुनिया भर की मैं बात करता हूं कि एसआईपी में क्या खास बात है। केवल हिंदुस्तान का उदाहरण नहीं दूंगा, दुनिया भर का उदाहरण दूंगा। दिसंबर 2007 के आसपास सेंसेक्स 20,000 के आसपास था। उसके बाद 2008 की गिरावट आई और सेंसेक्स गिर गया। सेंसेक्स गिर के 9,000 पर आ गया। देखिए आप, सेंसेक्स गिर के, और 5 मिनट लूंगा, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। सेंसेक्स 20,000 से गिर के 9,000 के नीचे आ गया। उसके बाद सेंसेक्स को 6 साल लगे पुनः 20,000 आने पर। अगर किसी ने लमसम का इन्वेस्टमेंट किया है तो उसने कोई रिटर्न नहीं कमाया, क्योंकि 6 साल तक बाजार 20 के नीचे ही रहा, 20 से नीचे आया और फिर वापस 20 तक गया। लमसम में आपने कुछ भी पैसा नहीं कमाया। लेकिन अगर इस दौर में भी अगर आपने एसआईपी की है तो आपने इन 6 सालों में 7.7 लाख रुपए जमा किए हैं। आपकी मैच्योरिटी वैल्यू 9.25 लाख रुपए के आसपास है। 6 साल लगे और आपका रिटर्न कितना बना? 8.4% रिटर्न। लमसम ने आपको 0 रिटर्न दिया, पर एसआईपी ने आपको 8.5% का रिटर्न दिया। क्यों हुआ? क्योंकि उतार चढ़ाव एसआईपी के दोस्त हैं, विचलन एसआईपी का दोस्त है, वोलेटिलिटी एसआईपी का दोस्त है, लमसम का दुश्मन है। और हम सभी जानते हैं कि बाजार में उतार चढ़ाव आता है। तो 6 साल तक बाजार कहीं नहीं गया, लेकिन एसआईपी ने आपको 8.5% का रिटर्न दिया। आइए मैं आपको अमेरिका लेके चलता हूं। अमेरिका में जनवरी 2000 के अंदर जो नैस्डैक था ना, वो 3,400 के आसपास था। उसके बाद नैस्डैक में गिरावट आई और 2000 आते आते 2000, अब ओसामा बिन लादेन का आप जानते होंगे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का विस्फोट आपको याद होगा, 2001, 2002 आते आते जो नैस्डैक है वो 1000 से नीचे आ गया। 4,500 से गिर के 1000 के नीचे। कितनी जबरदस्त गिरावट आई। आपका 70-80% पैसा आपका नुकसान में चला गया।
लेकिन इस बाजार को वापस रिकवर करने में 15 साल लगे नैस्डैक को, 15 साल लगे दोस्तों। वापस 4,500 नैस्डैक आया सन 2014 के अंदर, आपको 15 साल लगे। तो अगर किसी ने लमसम पैसा डाल दिया है, इस विचलन से निकलने में, उस नुकसान की भरपाई करने में, 1 लाख गिर के जो 20,000 हो गया, वो वापस 80,000 होने में उसे 14 साल का इंतजार करना पड़ा। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, विचलन एसआईपी का दोस्त होता है, वोलेटिलिटी एसआईपी को फायदा देती है, उतार चढ़ाव से ही एसआईपी को ताकत मिलती है, और खासकर जब आपके एसआईपी करने के बाद बाजार गिर जाए। ठीक यही हुआ अमेरिका के नैस्डैक में कि आपके एसआईपी शुरू करते ही बाजार गिर गया। इन सालों के अंदर आपने 15 सालों में, 10 साल गलत लिखा है, ये 15 साल है, इन 15 सालों में आपने 18 लाख रुपए का निवेश किया और आपकी वैल्यू कितनी हुई? 42 लाख रुपए, और आपका रिटर्न है 10% के आसपास। और भी मजेदार मैं आपको, एक और मजेदार मैं आपको दृश्य दिखाता हूं। ये जापान का है। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि जापान एक डिक्लाइनिंग सोसाइटी है, जहां आबादी लगातार कम हो रही है, स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स तहस नहस हो रहे हैं, बच्चे नहीं हैं, वृद्ध की संख्या बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ कुंद पड़ गई है। उस राष्ट्र में क्या हो रहा है? 1989 में उनका बाजार 42,000 के आसपास था, 40,000 के ऊपर था दोस्तों। 40,000 के आसपास जो बाजार था, ये गिरने लगा, और गिरते गिरते आप देखिए कि 10,000 के नीचे आ गया। 2009 और 10 के आसपास, 2008 के आसपास 10,000 के नीचे आ गया। ये अभी भी वापस 40,000 नहीं गया है, ये अभी भी वापस 40,000 नहीं गया है। कितने साल हो गए हैं? 33-34 साल हो गए हैं। इन 33-34 सालों के अंदर आपने अगर ऐसा ही लमसम किया है, तो आप नुकसान पे बैठे हैं, क्योंकि अभी तक वो आंकड़ा वापस नहीं आया है। पर ऐसे देश में भी जहां उतार चढ़ाव हो रहे हैं, बाजार गिर चुका है और वापस उन ऊंचाइयों पे नहीं गया है, उस ऊंचाई पे बाजार अभी भी नहीं गया है जो ऊंचाई 40 साल 35 साल पहले थी। आपने 40 लाख रुपए जमा किए हैं, आपकी वैल्यू 71 लाख रुपए के आसपास है, और आपका रिटर्न 10% के आसपास है। क्या अद्भुत बात आप देख रहे हैं दोस्तों। एसआईपी वो चीज है जो बाजार के उतार चढ़ाव से शक्ति पाती है। एसआईपी वो चीज है जो आपके लिए बचत के साथ साथ एक ही दस्तखत से उम्र भर की बचत का फायदा भी करती है, और उम्र भर के निवेश का वादा भी करती है। ये वो निवेश है जो स्वचालित है, आप इसको भूल नहीं सकते हैं। ये वो निवेश है जो आपके अंदर अनुशासन लेके आता है। ये वो निवेश है जो आपको धैर्य के साथ धन निर्माण के अंदर कंपाउंडिंग करते हुए अपने सपनों को पूरा करने की शक्ति देता है। तो एसआईपी एक अद्भुत निवेश का तरीका है। हिंदुस्तान के अमृतकाल एकोहम अवसर द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। अगर आपने लगातार निवेशित नहीं रहे हैं, कंपाउंडिंग का लाभ अगर पिछले 20 साल के हिंदुस्तान में नहीं उठाया है, तो अगला चूकिएगा मत दोस्तों। चूकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने पकड़ लिया और उसको अंधा बना दिया, उसको मालूम चला कि शब्द वेदी वाण चलाता है, और जब दरबार में गौरी ने कहा कि शब्द वेदी वाण को चला के दिखाओ, उस वक्त चंद्र बरदाई जिसके पास आंखें थी, उसने पृथ्वीराज की जबरदस्त मदद की। अंधे पृथ्वीराज को बताया कि बादशाह कहाँ बैठा है, और जब उसने बताया तो उसने ये कहा चौहान को, चौहान चूकना मत, ये तेरा पहला और आखिरी मौका है अगर शहाबुद्दीन गौरी का इंतकाल से बदला लेना है। अगर तू ये मौका चूक गया तो दोबारा ये मौका जीवन में नहीं मिलेगा। हम में से जितने भारतीय इस बात को सुन रहे हैं, जो 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, सभी को मैं कहूंगा, मत चूके चौहान। अगले 20 साल अगर आप चूक गए तो दोबारा ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा। यकीन रखिए हिंदुस्तान की ग्रोथ में, यकीन रखेंगे तो धैर्य आएगा, धैर्य आएगा तो अनुशासन आएगा, और अनुशासन आएगा तो आप यात्रा पूरी करेंगे, यात्रा पूरी करेंगे तो धन का निर्माण करेंगे। 2 मिनट आपका और लूंगा ये बताने के लिए कि यकीन कैसे कहते हैं। बहुधा हम में यकीन नहीं होता है दोस्तों। मैं बहुत छोटा सा, शायद 5वीं या 6वीं में पढ़ता था। उस जमाने में, आज से 40 साल पहले, 50-40 ऑलमोस्ट 40-42 साल पहले दोस्तों, सरकारें कुछ चीजों की तरफ ध्यान नहीं देती थी। उसमें से क्या बात थी कि हम किस तरह से जीवन के अंदर चीजों को देखते हैं, हमारे संबंध जानवरों के साथ कैसे हैं।
तो मैं क्या देखता था कि मेरे घर के सामने सपेरे आते थे जो सांपों को कष्ट पहुंचाते थे। मेरे घर के सामने नेवले और सांप की लड़ाई दिखाने वाले आते थे। मेरे घर के सामने तमाशा करने वाले आते थे। मेरे घर के सामने भालू नचाने वाले आते थे। मेरे घर के सामने बंदर नचाने वाले आते थे। मेरे घर के सामने नट आते थे। ये जो नट आते थे कभी-कभी बहुत वाहियात काम करते थे पैसा कमाने के लिए। ये क्या करते थे, 2 तरफ 3 बाँसों को बाँधते थे, ऊँचे 10 फीट ऊँचे बाँस बाँधते थे और बाँस के बीच में रस्सी बाँधते थे और उसके ऊपर रोप वॉक करते थे। रोप वॉक मतलब रस्सी पर चलते थे और संतुलन करते थे और लोग उनको इस तमाशे को करने के लिए, इस कारनामा को करने के लिए पैसे देते थे। कभी-कभी जब उनको पैसा कम मिलता था, तो वो ज़्यादा जोखिम उठाते थे और एक बार मैंने क्या देखा, एक नट ने जो रोप वॉकिंग कर रहा है, अपने कंधे पर बच्चे को बिठा लिया। अब तमाशबीन दम साधे उसको देख रहे हैं। सभी भयभीत थे कि थोड़ा-सा ये डिगा नहीं कि बच्चा गिरा नहीं और बच्चा गिरा तो इस ऊँचाई से गिरेगा तो गंभीर चोट आएगी, मर भी सकता है। सभी को बच्चे पे दया आ रही थी, लेकिन उस वक़्त ऐसे कानून नहीं थे जो उनको ये काम करने से रोक सकते थे और उस नट ने भगवान का आशीर्वाद कि उसने अपना कारनामा पूरा किया, एक छोर से दूसरे छोर चला गया और बच्चे को कोई हानि नहीं हुई। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। अब मेरी कल्पना सुनिए। कल्पना ये है दोस्तों कि लोग उसको खूब पैसा देते हैं क्योंकि लोगों ने इस कारनामे में बच्चे की जान को जोखिम में डालते देखा है। बच्चे के प्रति सहानुभूति की वजह से तमाशबीन उसको पैसा देते हैं। उसके पैसा मिलने से कल्पना करें कि वो जो नट है, वो क्या कहता है कि ये कारनामा मैं दोबारा करके दिखाऊँगा, क्या आपको यकीन है? तो लोग क्या कहेंगे? यकीन है कि नहीं है? सबने ज़ोर आवाज़ से कहा, हाँ, हमें यकीन है आप ये दोबारा कर सकते हैं। वो दोबारा ज़ोर से पूछता है तमाशबीनों से, क्या आपको यकीन है कि मैं दोबारा इस छोर से उस छोर जा सकता हूँ? सभी कहते हैं, हाँ, आप जा सकते हैं भैया, अभी तो आपने करके दिखाया है। दोस्तों वो क्या करता है, अपने बच्चे को कंधे से उतारता है और तमाशबीनों से बोलता है, क्या आप में से कोई अपना बच्चा देगा? कोई नहीं देगा दोस्तों। अब किसी को यकीन नहीं है कि वो कर सकता है। आपने देखा? विपरीत परिस्थितियों में यकीन भी बोझिल हो जाता है। बस यही यकीन रखना है हमको दोस्तों। जब बाज़ार बढ़ता है तो हमें यकीन होता है कि बढ़ता रहेगा, पर जब बाज़ार गिरने लगता है तो वो यकीन हवा हो जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, पिछले 40 सालों में जो आपने हिंदुस्तान को होते देखा है, फिर भी आपके बीएसई सेंसेक्स में दोस्तों क्या हुआ? ₹100 का आंकड़ा 65,000 पहुँच गया है। हर प्रकार की दुविधा, कष्ट, मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट, वॉर, युद्ध, पैंडेमिक, भूकंप सब कुछ हमने देखा है। गुजरा हिंदुस्तान से तो ज़्यादा मजबूत आज का हिंदुस्तान है। गुजरा हिंदुस्तान तो अमृत काल में नहीं था, आज हिंदुस्तान ने अमृत काल में प्रवेश किया है। गुजरी दुनिया में दुनिया अच्छा कर रही थी, आने वाली दुनिया में हिंदुस्तान दुनिया से अच्छा कर रहा है। जब विदेशी भी अपना निवेश हिंदुस्तान में लेके आ रहा है, तो सोचिए हिंदुस्तान कैसा करेगा। अंत में यकीन तो आप ही को करना है और यकीन करना क्यों ज़रूरी है, उसके बिना धैर्य नहीं आएगा और धैर्य के बिना अनुशासन नहीं होगा और इन 3 के बिना कंपाउंडिंग नहीं होगी और कंपाउंडिंग के बिना धन निर्माण नहीं होगा। याद रखिएगा, अगर परमानंद को प्राप्त करना है तो आज़ाद होना है। आज़ाद आप तभी होते हैं जब आप पैसा कमाते नहीं हैं, पैसा बनाते हैं। दोस्तों आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आपने जो हमें समय दिया है वो हमारे लिए अमृत काल था। इसमें से बहुत सारे इट वाज रियली इंसाइटफुल एंड इंफॉर्मेटिव सेशन। जो आपने ग्रोथ रेट्स की बात की, मेन चीज जो की लर्निंग्स हमें यहाँ पे जो मिले, भारत के अमृत काल में इन्वेस्ट इन इंडिया, इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, मार्केट का भी ग्रोथ होगा एंड जो भी हमारी वेल्थ है वो भी ग्रो होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस जो कस्टमर्स के थे वो लास्ट 10-15 मिनट्स में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस के ऑलरेडी आंसर्स दे चुके हैं इनडायरेक्टली थ्रू स्लाइड्स एंड प्रेजेंटेशंस। बट एक फिर भी एक क्वेश्चंस को मैं रिपीट करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म जो अभी सिनारियोज है, वॉर है, उनके मतलब कॉमन क्वेश्चंस है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट्स का क्या इम्पैक्ट हो सकता है फॉर द लॉन्ग टर्म। मतलब अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ पे अगर कोई इवेंट्स ऐसा हो रहा है तो उसे हमें डरना चाहिए। एक बहुत अद्भुत बात मैंने देखी है देवांग जी, निवेशक के जीवन में, वो ये है कि उनकी जो मेमोरी होती है बहुत कमजोर होती है, बहुत कमजोर होती है। देवांग जी ईमानदार से बताइए, जो सवाल आपने पूछा, ये सवाल 24 फरवरी 2022 को सब पूछ रहे थे कि नहीं?
जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया था, ये सवाल था कि नहीं था? सेम था वो टाइम पे यही भी सवाल यही चल था। रहा था। और 2 साल तक, 2 महीने तक बाजार गिरा। अब मुझे बताइए, जब बाजार गिर रहा था वॉर के डर से, कौन फायदे में रहा? जो बाजार से दूर रहा कि जो बाजार में आ गया? इतिहास सिखा रहा है हमें। और मैं बेहद ईमानदारी से देवांग जी बोल रहा हूं, मैंने इतिहास पढ़ा है। जब यूक्रेन वॉर हुआ था तो मुझे किसी ने जिम्मेदारी दी, क्या आप वॉर का इम्पैक्ट के बारे में प्रोग्राम कर सकते हैं? तो उस वक्त मैंने पढ़ाई की दुनिया के तमाम युद्धों की, और मैंने क्या देखा, जब भी युद्ध शुरू होता है बाजार अचानक से गिरता है, युद्ध खत्म होने से पहले बढ़ना शुरू हो जाता है, और युद्ध खत्म होने से पहले रिटर्न दे जाता है। हर युद्ध में, इतिहास में जाके देख लीजिए। युद्ध से मत घबराइए। और ये जो युद्ध हो रहा है ना, ये दुनिया में हो रहा है, ये दुनिया को ज्यादा हानि पहुंचा रहा है। अगर थोड़ी बहुत हानि हिंदुस्तान को पहुंचाएगा भी, तो मैंने आपको क्या बताया, हिंदुस्तान का अंतर उनके साथ बढ़ रहा है, और इस अंतर के बढ़ने से उल्टा और ज्यादा पैसा हिंदुस्तान में आएगा। आखिरी बात देवांग जी, बचपन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी, अगर आप युद्ध कर रहे हैं तो नुकसान की बात है, दूसरा कर रहा है तो नहीं है, क्योंकि बचपन में हमें सिखाया गया था कि जब 2 लड़ते हैं तो तीसरे को लाभ होता है। ये दीर्घकाल है। शॉर्ट टर्म में आपको अनुभव हो सकता है कि आपको नुकसान हो रहा है, जी नहीं, आपको फायदा होगा। क्योंकि दुनिया में जितना आपको मैंने बताया कि दूसरे दुकानदार और ग्राहक आपस में उलझेंगे, तो दुनिया नया दुकानदार और ग्राहक ढूंढेगी, और वो किसमें ढूंढ रही है? हिंदुस्तान में ढूंढ रही है। इसीलिए तो अमृतकाल है। करेक्ट सर। मतलब वॉर से जितना नुकसान हो सकता है उससे ज्यादा नुकसान हमें जो डर है उससे हो सकता है हमारी उससे वेल्थ में। और वॉर नुकसान पहुंचाता ही नहीं, इतिहास में इस पहुंचाता ही बात का साक्ष्य है ही नहीं। इवन सेकेंड एंड वर्ल्ड वॉर, मैं आपसे निवेदन करूंगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देखिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो एक मजेदार बात हुई देवांग जी, 1 महीना बाजार बंद रहा, खुला ही नहीं, बाजार ही बंद हो गया। और उसके बाद भी द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 में, उसके पहले पहले आपको जबरदस्त रिटर्न दे गया। बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है। हमारे 99.99% सवालों के जवाब इतिहास में मिल जाते हैं। करेक्ट सर। सो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी आपने आंसर दिए है सर। सो here we'll just conclude the session. So thank you sir, thank you once again for this remarkable presentations. आपने जो समय दिया है हमें, and participants, thank you for being a part of this seminars. Keep learning and attending such sessions. अगर आपके कोई भी questions unanswered रहे, so please feel free to contact our advisors and partners who have invited you, and start your SIP and investments today. Thank you. We are concluding the session. एक Thank you बार sir. रिपीट करता हूँ कि आपके Yeah, sir. जीवन में बहुत से मौके आए होंगे, वो सब मौके अब गुजर गए, उन मौकों का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कंपाउंडिंग को अगर पाना है, एकोम अवसर द्वितीय नास्ति, इसीलिए अमृतकाल है, ना भूतो न भविष्यति। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। और बाजार नीचे जा रहा है तो ज्यादा अच्छी बात है, मैंने बहुत विस्तार से, आप SIP कर रहे हैं और बाजार नीचे जा रहा है, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि ये हो रहा है, क्योंकि आपकी SIP करने के बाद बाजार नीचे जाता है तो आप और ज्यादा धन का निर्माण करते हैं। वो मैंने प्रेजेंटेशन के साथ दिखाया है। धन्यवाद। जय हिंद। Yeah, thank you sir, thank you. So we are concluding the session.